हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, नया सेशन शुरू हो चुका है 2025-26 और इस साल आपके बोर्ड के एग्जाम रहने वाले हैं क्योंकि आप क्लास 12th में हैं और क्लास 12th में आपको बोर्ड के एग्जाम देने पड़ेंगे। इसलिए आपको तैयारी भी जो है वो बिल्कुल शुरू से करनी पड़ेगी ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकें। तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए क्योंकि आपको यहाँ पर ह्यूमैनिटीज के जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करवाई जाएगी और मैं आपको कराऊंगा क्लास 12th सोशोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा एनसीईआरटी बुक का भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एनसीईआरटी की बुक है उस एनसीईआरटी की बुक में से चैप्टर 2 से हमारा सिलेबस शुरू होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 से शुरुआत करेंगे। इससे पहले आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए जो क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप नाम से है, क्योंकि हम जो भी पढ़ाएंगे उसके जो भी पीडीएफ नोट्स होंगे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी एग्जाम से संबंधित या सीबीएसई से संबंधित या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो भी आपको यहाँ पे बता दी जाएंगी। प्लस में जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो सारे लिंक भी जो है आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जरूर ये टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर। ठीक है, जो हमारे यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी मैसेज करेंगे, जो भी क्वेरी होगी उसका हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, साथ ही आप हमारी वेबसाइट जो है eklavyastudypoint.com इसको भी जरूर आप विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी नोट्स हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू हो गया या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर की। सबसे पहले हम समझेंगे समाज शास्त्र क्या है, क्योंकि हम एक ऐसा विषय पढ़ रहे हैं जो समाज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको पढ़ने से पहले हमें यह समझना पड़ता है कि आखिर भाई इस विषय की जरूरत क्यों पड़ी और ये विषय होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे समाज शास्त्र क्या है। तो देखिए, समाज शास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है, देखिए क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान है जो हमें सिखाता है कि समाज सिर्फ लोगों का समूह नहीं है बल्कि विचारों, परंपराओं और संस्थाओं का संगम है। यानी समाज ये नहीं कह सकते कि भाई समाज सिर्फ लोगों से मिलकर बना हुआ है। समाज के अंदर क्या आते हैं, विचार आते हैं, और क्या आती हैं, परंपराएं आती हैं, और क्या होती हैं, संस्थाएं होती हैं। संस्थाएं क्या होती हैं, परिवार के रूप में संस्थाएं हो सकती हैं आपकी, धर्म के आधार पे भी आपको संस्थाएं देखने को मिलती हैं, या शैक्षिक संस्थाएं भी आपको देखने को मिलती हैं। तो ये हमें क्या बनाती हैं, समाज बनाती हैं। ये क्या बनाती है, समाज बनाती है। यानी अगर देखा जाए तो समाज क्या है, समाज सिर्फ व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि समाज में क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे विचार देखने के मिलते हैं, बहुत सारी परंपराओं को देखते हैं हम समाज के अंदर। ठीक है, और साथ ही बहुत सारी संस्थाएं हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं हमारे समाज में। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन जो है वैज्ञानिक तरीकों से करना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक तरीकों से क्यों, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके क्या करते हैं, तर्क करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि भाई समाज में क्या बना है, क्यों बना है, इसकी ज़रूरत क्या है, इससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं, समाज में क्या नुकसान हो रहा है। तो इन सब को क्या किया जाता है, एक वैज्ञानिक यानी विज्ञान के आधार पर अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र के अध्ययन के अंदर। ठीक है, अब समझते हैं समाजशास्त्र में क्या सीखा जाता है। अगर हम समाजशास्त्र की बात करते हैं, भाई समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में आखिर हम पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। तो देखिए, इसमें लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं ये पता लगता है। यानी जब हम समाज का अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि भाई समाज में लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, सामाजिक संबंधों का क्या महत्व है, यानी समाज में जो संबंध बनाए जाते हैं उनका क्या महत्व होता है, परिवार, धर्म, शिक्षा जैसी जो संस्थाएं हैं वो कैसे काम करती हैं एक समाज के अंदर, समाज में नियम और परंपराओं का क्या प्रभाव होता है ये देखते हैं कि भाई समाज में जो नियम बनाए गए हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं उनका क्या महत्व है या प्रभाव है, समाज में बदलाव क्यों और कैसे आता है, अगर समाज में बदलाव लाना है तो वो क्यों लाया जाए, और अगर बदलाव लाना है तो वो कैसे लाया जाएगा। इन विषयों को पढ़ते हैं।
सामाजिक सुधार और विकास की प्रक्रिया क्या होती है, यानी अगर एक समाज को सुधारना है, अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो वो कैसे सुधारा जाएगा, या विकास की प्रक्रिया को अगर हासिल करना है तो उनमें किन चीजों को जोड़ना चाहिए, कैसे हम विकास करेंगे अपना। तो ये सब विषय जो आपके आ जाते हैं, किसके अंदर आ जाते हैं, समाजशास्त्र के अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए हमें समाजशास्त्र का अच्छे से अध्ययन करने के लिए एक ऐसे विषय की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। और इस विषय का नाम क्या है, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के संस्थापक कौन थे? देखिए, समाजशास्त्र एक विषय के रूप में क्यों आया, क्या जरूरत थी कि भाई समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में लाया गया। तो देखिए, समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है अगस्ट काम्टे, ठीक है ना। तो अगस्ट काम्टे ने क्या किया, इसको एक विषय के रूप में मान्यता दिलाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जो समाज है, समाज को अगर समझना है तो उसका एक अलग से विस्तारित तथ्यों के आधार पर अध्ययन करना जरूरी है, तभी हम समाज को समझ सकते हैं। सिर्फ कॉमन सेंस पे समाज नहीं चलता, समाज जो चलता है आपका विचारों पे चलता है, परंपराओं पे चलता है, संस्थाओं से चलता है, ठीक है। और भी बहुत सारे परिवर्तन समाज में होते रहते हैं। तो इन सब चीजों को अगर अध्ययन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे से इनका अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने इसे समाज का वैज्ञानिक अध्ययन कहा, ठीक है। तो ये लोग क्या कहते हैं, भाई अगर समाज को समझना है तो उसका वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। इसीलिए जो अगस्ट कॉम्टे हैं वो क्या कहते हैं, समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी है, और ये तभी हो सकता है जब एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसका अध्ययन किया जाए, ठीक है। तो इन्होंने मान्यता दिलाई किसको, समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में। अब समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में प्रभाव क्या रहा, यानी अगर हम देखें कि जब समाजशास्त्र के रूप में हम समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में पढ़ते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखिए, समाजशास्त्र तथ्यों और तर्क पर आधारित होता है, ठीक है। तो अगर हम समाज को समझना चाहते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, तथ्य और तर्क पर आधार देंगे। समाजशास्त्र एक विषय के रूप में तभी तो बन पाया ना, क्योंकि इसमें क्या किया गया, समाज को तथ्य और तर्कों के आधार पर पढ़ा जाने लगा। इसने क्या किया, यह जाति, धर्म, वर्ग जैसी समस्याओं का विश्लेषण करता है। ये समाज के अंदर जाति क्यों है, धर्म क्यों है, वर्ग क्यों बैठा हुआ है, इससे क्या समस्याएं हो रही हैं, किस तरह से इसे समाज में बदलाव लाए जा सकते हैं। तो ये सब चीजों के अध्ययन जो है वो समाजशास्त्र को एक विषय के आधार पर ही पढ़ना जो था वो महत्वपूर्ण था। तो इसलिए इन सब ये जो भी समस्याएं थी देश के अंदर, ठीक है ना, कि भाई आखिर जाति, धर्म और वर्ग क्यों की मान्यताएं जो है वो समाज को किस तरह से खराब कर रही हैं, ठीक है। तो इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, तो इसका विश्लेषण जो है वो कौन बताता है, ये समाजशास्त्र एक विषय के रूप में बताता है। तो इसका प्रभाव जो है वो काफी रहा। यह पहचान, विचारधारा और समझ का विस्तार करता है, ठीक है। तो ये क्या बताता है भाई, ये पहचान दिलाता है, ठीक है। समाज में लोगों को पहचान दिलाता है, लोग समझते हैं कि भाई समाज में उनकी विचारधारा या उनकी समझ किस तरह से विकसित हो रही है, ठीक है। तो ये क्या दिलाता है, पहचान दिलाता है, लोगों की विचारधाराओं को समझता है, ठीक है। यह समाज में सुधार और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम समझ जाएंगे कि भाई समाज में क्या समस्याएं हैं और किन वजहों से ये समस्याएं हैं, किन कारणों से इन समस्याओं से लोग ग्रसित हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें सुधार ला सकते हैं, ठीक है, और सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। तो इसलिए अगर हम देखें तो समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में प्रभाव जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यह जनसंख्या, परिवार और लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों की समझ बढ़ाता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम समाज में रह रहे हैं तो समाज की जो जनसंख्या का आकार क्या है, परिवार में क्या परिवार समस्याएं क्या हैं, या लैंगिक असमानता, स्त्री और पुरुष के अंदर जो भेदभाव है, इन सब मुद्दों की जो समझ बढ़ाता है भाई कि आखिर ये समस्याएं किन कारणों से आई हैं, इन समस्याओं के मूल कारण क्या है और कैसे इन समस्याओं से निपटा जा सकता है। यह समाज और हमारी भूमिका को गहराई से समझने में सहायक होता है, यानी एक समाज में हमारी क्या भूमिका, यानी एक समाज में हम कैसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, समाज को किस तरह से बदल सकते हैं। तो इसका भी जो है समाज, अगर हमें समाज शास्त्र का अच्छे से गहराई से अगर हम अध्ययन करते हैं, इसको समझते हैं समाज को, तब हम अपने हिसाब से अपनी भूमिका समाज के अंदर क्या कर सकते हैं, तय कर सकते हैं, और समाज को अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकते हैं। समाजशास्त्र हमें समाजशास्त्र हमें तार्किक, जागरूक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाता है, यानी हमें तर्क
देने की क्षमता हमारे अंदर बढ़ाता है अगर हम समाजशास्त्र को पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे अंदर जागरूकता आती है कि भाई समाज में जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनको हम किस तरह से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सामाजिक रूप यानी हम समाज में अपने आप को कैसे स्थापित करते हैं और समाज में हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हमें समाज को किस तरह से आगे बढ़ाना है, विकसित करना है, तो ये सब चीजें जो हैं वो समाजशास्त्र के अध्ययन से ही हमें पता लगती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, समाजशास्त्र के लिए बहुत सारे विचारक रहे हैं जिन्होंने अपने अपने मत दिए हैं और बताए हैं कि भाई समाजशास्त्र एक विषय के रूप में क्यों महत्वपूर्ण है, या अगर हम समाजशास्त्र को अच्छे से अध्ययन करते हैं तो हम कैसे समाज में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं। क्योंकि समाज में किसी एक की समस्या नहीं होती, एक व्यक्तिगत समस्या नहीं होती, बल्कि पूरे समाज की समस्या होती है। और अगर पूरे समाज की समस्याओं को हम अच्छे से हल कर सकते हैं तो एक बेहतर समाज बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सी राइट्स मिल्स ने एक विचार रखा था अपना कि भाई समाजशास्त्र के प्रति वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियों और सामाजिक मुद्दों के बीच संबंध बताता है। ठीक है, ये बताता है कि भाई कि व्यक्तिगत परेशानियां और जो सामाजिक परेशानियां हैं उनके बीच संबंध क्या है। कई बार व्यक्तिगत समस्याएं समाज की बड़ी समस्याओं से जुड़ी होती हैं और समाजशास्त्र इन संबंधों को समझने में मदद करता है। ठीक है ना, तो बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जो व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, वो कई बार समाज से जुड़ जाती हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही तो यह उसकी व्यक्तिगत समस्या होगी, लेकिन अगर पूरे शहर में बेरोजगारी बढ़ रही है तो यह एक सामाजिक मुद्दा बन जाता है। ठीक है, यानी कि किसी एक व्यक्ति की परेशानी है वो तो व्यक्तिगत परेशानी है, लेकिन वही परेशानी अगर पूरे समाज की हो जाए तो वो क्या बनता है, वो एक सामाजिक मुद्दा बन सकता है। ठीक है, तो इसमें एक नौकरी का जो उदाहरण दिया गया सबसे बेहतरीन कि भाई अगर एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है तो वो क्या है, वो उसकी व्यक्तिगत परेशानी है, लेकिन पूरे समाज में ही नौकरी नहीं मिल रही है तो सामाजिक मुद्दा है ना। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, किन वजहों से ये चीजें हो रही हैं, तो इनका भी अध्ययन जो है वो जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे अपने सिलेबस को। जो हमारा सिलेबस है चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का। अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा कि भाई आखिर समाजशास्त्र को पढ़ने की जरूरत क्या है, क्यों हम समाजशास्त्र को पढ़ते हैं, समाजशास्त्र का क्या प्रभाव है, या समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में क्यों मान्यता दी गई। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे। अब हम अपने सिलेबस पर आते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी का, भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। ठीक है, तो ये आपके पेपर में मूल्यांकन के लिए है, यानी यहीं से आपका जो सिलेबस शुरू होता है और यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर भारतीय समाज क्या है। तो ये सब तो आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि भारतीय समाज विविधताओं से भरा पड़ा है। ठीक है ना, भारतीय समाज में अनेकों धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा के लोग रहते हैं। ठीक है, और सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सब आराम से इस देश के अंदर रह रहे हैं और इस देश को आगे बढ़ाने में सभी योगदान दे रहे हैं। ठीक है, या अगर कोई समस्याएं भी आती है तो वो समस्याएं भी क्या होती हैं, एक व्यक्तिगत समस्या नहीं होती, पूरे देश की भी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो भारतीय समाज आपको पता ही है क्या होता है। अब भारतीय समाज के अंदर जनसांख्यिकी क्या है, यानी जनसांख्यिकी की बात करते हैं तो जनसांख्यिकी क्या है, तो पहले ये समझते हैं कि जनसांख्यिकी क्या होती है। तो देखिए, जनसांख्यिकी समाज शास्त्र की एक शाखा है जो जनसंख्या के आकार, संरचना और बदलाव का अध्ययन कराती है। हिंदी में इसे जनांकीकी भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे डेमोग्राफी कहा जाता है। यानी अलग अलग नामों से सांख्यिकी को पढ़ा जाता है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, अगर हिंदी में देखें तो कह सकते हैं भाई ये जनांकीकी होती है, वहीं अगर अंग्रेजी में कहें तो क्या होता है, ये डेमोग्राफी होती है। ठीक है, लेकिन सबका मतलब जो होता है वो एक ही होता है। ठीक है, तो ये शब्द कहाँ से आया था, तो ये शब्द जो आया है दो यूनानी शब्दों से बना है। सबसे पहला जो आपका आता है डेमो यानी लोग, और दूसरा जो है वो है ग्रफिन। ग्रफिन का मतलब होता है अध्ययन, यानी लोगों का अध्ययन। यानी अगर हम जनसांख्यिकी की बात करें एक शब्द के रूप में तो जनसांख्यिकी कहा जा सकता है लोगों का अध्ययन, यानी इसमें क्या किया जाता है, लोगों का अध्ययन किया जाता है। और समाज में कौन रहता है, समाज में तो लोग रहते हैं। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, मनुष्य समाज में रह रहा है, तो जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, जनसांख्यिकी कहा जाएगा।
यह विषय लोगों की संख्या, जन्म, मृत्यु और स्थानांतरण जैसे पहलुओं को समझने में मदद करता है। यानी एक देश की पॉपुलेशन कितनी है, संख्या कितनी है, यहाँ पे जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, और किन वजह से जो जन यानी लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, तो ये जो मेजर मुद्दे हैं, इन सब चीजों को जनसांख्यिकी के अंदर क्या किया जाता है, समझा जाता है। समाजशास्त्र और जनसांख्यिकी, अगर हम बात करें कि भाई समाजशास्त्र में जनसांख्यिकी का क्या महत्व है, क्यों समाजशास्त्र में जनसांख्यिकी को अच्छे से पढ़ना जरूरी हो जाता है। देखिए, क्योंकि जनसांख्यिकी का अध्ययन समाजशास्त्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाजशास्त्र के उद्भव और एक अलग अकादमिक विषय के रूप में स्थापना का श्रेय जनसांख्यिकी को ही दिया जाता है। यानी अगर हम बात करें कि समाजशास्त्र एक विषय के रूप में क्यों शुरू हुआ, तो समाजशास्त्र एक विषय के रूप में इसलिए शुरू हुआ क्योंकि यहाँ पर लोगों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, यानी लोगों का अध्ययन किया जाता है संख्या के रूप में। ठीक है, तो सांख्यिकी क्या होती है, सांख्यिकी होता है भाई लोगों को समझना, उनका पैमाना क्या है, कितने लोग रह रहे हैं, उनकी संख्या क्या है। यानी जब समाज को संख्या के आधार पर जोड़ा जाता है कि भाई कितने लोग रह रहे हैं, क्या जन्म दर है, क्या मृत्यु दर है, किस तरह से समाज चल रहा है, तो वो क्या बनता है, वो जनसांख्यिकी बनता है। तो इसीलिए समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में मान्यता देने का जो श्रेय किसको जाता है, वो जनसांख्यिकी को ही दिया जाता है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध देखते हैं किस तरह से जनसांख्यिकी का विकास होता है, क्यों जो समाजशास्त्र के अंदर जनसांख्यिकी का जो है प्रभुत्व बढ़ा। तो देखिए, यूरोप में दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं एक साथ घटित हुई। अगर हम देखें 18वीं शताब्दी में, सबसे पहली क्या थी, राष्ट्र राज्यों की स्थापना, यानी राजनीतिक संगठन के रूप में। तो 18वीं शताब्दी में राष्ट्र राज्यों का विकास होना शुरू हुआ। ठीक है, जब राष्ट्रों का विकास शुरू होता है, राज्यों का विकास शुरू होता है, तो राज्यों में क्या होता है कि भाई एक सरकार होती है या एक राजा होता है अगर कहें, तो वो अगर अपने राज्य को चला रहा है तो उसको ये समझना जरूरी हो जाता है कि भाई उस राज्य के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, कितनी जमीनें हैं उस राज्य के अंदर। क्योंकि राज्य की जो व्यवस्था वो किस पे चलती है, वो टैक्स पर चलती है, और अगर टैक्स चाहिए तो वहां के लोगों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जब राज्य की स्थापना हुई तो सांख्यिकी का जो महत्व है वो भी बढ़ने लग गया। आधुनिक सांख्यिकी की विज्ञान की शुरुआत हुई। ठीक है ना, तो आज अगर देखें तो आधुनिक सांख्यिकी, क्योंकि भाई अगर देश के अंदर, समाज के अंदर कुछ भी करना है तो आंकड़ों का संकलन बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि भाई आंकड़े क्या है, कोई भी नीतियां नहीं बनाई जा सकती, कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो इसलिए आधुनिक समाज में सांख्यिकी विज्ञान की शुरुआत हुई और इसे एक वैज्ञानिक विषय के तौर पर भी देखा जाने लगा है। तो आधुनिक राज्य और सांख्यिकी की अगर बात करते हैं तो आधुनिक राज्य ने समय के साथ अपनी भूमिका और कामकाज का जो है विस्तार किया। इसके अंतर्गत कई नए क्षेत्रों में राज्य की सक्रियता बढ़ी। तो हमने देखा भाई कि जब राष्ट्र राज्य की अवधारणा विकसित हुई, राज्यों का विस्तार होना शुरू हुआ, तो उनको बहुत सारी नीतियां बनानी पड़ी, और उन नीतियों को बनाने के लिए संख्या का अनुमान लगाना जरूरी था। ठीक है, तो क्या किया गया, जैसे जन स्वास्थ्य प्रबंधन के प्रारंभिक रूपों का विकास, जैसे अस्पताल, टीकाकरण, स्वच्छता अभियान। ठीक है, अगर ये सब चीजें करनी है तो क्या जरूरी है, समझना तो पड़ेगा ना भाई कितने लोग हैं, तभी तो नीतियां बनाई जाएंगी। पुलिस और कानून व्यवस्था अगर स्थापित करनी है तभी भी पता होना चाहिए कि भाई कि कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है ना, कितना बड़ा क्षेत्र है और उस क्षेत्र की जो वास्तविकता क्या है, तभी तो हम कानून व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं वहां पर। तो कानून व्यवस्था का अनुपालन, जैसे अपराध रोकथाम, ट्रैफिक नियम, सुरक्षा उपाय, ये सब तभी तो होगा ना जब आपके पास एक डेटा होगा कितने लोग रह रहे हैं, कितना बड़ा एरिया है। कृषि और उद्योग संबंधित नीतियां का निर्माण करना, जैसे किसानों को सब्सिडी, उद्योगों कर में छूट देना। ठीक है, तो ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी ना जब आपके पास क्या होगा, एक आंकड़ा होगा, आपको पता होगा कि भाई इस जगह पे कितने लोग रह रहे हैं। तो इसलिए भी इसकी जरूरत थी। कराधान और राजस्व उत्पादन में सक्रियता। ठीक है, जैसे जीएसटी अगर आजकल देखा जाए, आयकर हो गए या सरकारी सेवाओं पर शुल्क हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें वसूलने हैं तो राष्ट्र राज्य को क्या करना पड़ेगा, सारी जो भी समाज की जानकारियां हैं वो होनी चाहिए। एक क्षेत्र का जो भी जनसंख्या का आंकड़ा है, या कितने लोग रह रहे हैं, किस वर्ग के लोग रह रहे हैं, ठीक है, इन सब चीजों को जानना क्या है, बहुत जरूरी हो जाता है।
नगर शासन व्यवस्था में रुचि, जैसे कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक स्थल विकास। ठीक है, तो अगर देखा जाए एक तरह से तो आधुनिक राज्य के लिए सांख्यिकी जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आंकड़ों के आधार पर ही अपनी नीतियां बना सकते हैं और उन नीतियों को लागू कर सकते हैं। तो इसलिए राज्यों के लिए, आधुनिक राज्यों के लिए जो सांख्यिकी का महत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जनसांख्यिकी का सामाजिक महत्व। अब समाज के तौर पर जनसांख्यिकी का क्या महत्व है? तो देखिए, जनसांख्यिकी सिर्फ संख्या नहीं बताती, यह समाज की जरूरतों की तस्वीर भी दिखाती है। ये नहीं बताती कि भाई कितने लोग रह रहे हैं, ये भी बताती है कि भाई इन लोगों को किन किन चीजों की जरूरत है। इसलिए जनसंख्या का अध्ययन क्यों जरूरी हो जाता है? तो देखिए, जनसंख्या का अध्ययन इसीलिए जरूरी है ना कि भाई चलो हमें ये तो पता लग गया कि इतनी जनसंख्या है, लेकिन उस जनसंख्या में क्या समस्याएं हैं, इनका भी अध्ययन तो जरूरी हो जाता है। तो यह बताता है कि कहाँ कितने लोग रहते हैं और वहाँ किन सुविधाओं की जरूरत है। ठीक है, अगर हम एक आंकड़ा लगा लें भाई, एक क्षेत्र के अंदर, एक शहर के अंदर, कि भाई इतनी आबादी है, तभी तो हम बता पाएंगे भाई कि वहां पर कितने पानी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, किस तरह की फैसिलिटी, स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत पड़ेगी, कितने स्कूलों की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो हम तभी तय कर सकते हैं ना जब हमें वहां की क्या पता होगी, जनसंख्या पता होगी। ठीक है ना, कितने लोग वहां पर रह रहे हैं। तो इसलिए जनसंख्या का अध्ययन है वो जरूरी हो जाता है। दूसरा, सरकार को स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार के अवसर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजनाएं, शिक्षा जैसी सुविधाओं की योजना बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, अगर आपके पास एक जनसंख्या का आंकड़ा होगा तो आप वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार के अवसर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए योग्यताएं, शिक्षा जैसी सुविधाएं की योजना आसान से बना सकते हैं। तो इसलिए सरकार के लिए ये आंकड़े जो हैं, ये जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जनसांख्यिकी की समाज की नब्ज है। ठीक है ना, अगर देखा जाए तो जनसांख्यिकी क्या है? समाज की नब्ज है। ये हमें बताती है कि समाज कहाँ है और उसे कहाँ पहुंचना है, यानी एक क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं और कितने विकास की जरूरत है। तो ये कौन बताता है? ये हमें जनसांख्यिकी ही बताती है। ठीक है, तो इसलिए इसका अध्ययन जो है वो क्या हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। जनसांख्यिकी के दो मुख्य प्रकार। तो जनसांख्यिकी के अगर हम देखें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है आपका औपचारिक जनसांख्यिकी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, यह पूरी तरह आंकड़ों पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, इसे पूरा आंकड़े लेते हैं। जैसे क्या अध्ययन करा जाएगा इसके अंदर कि भाई जन्म कितना हुआ है क्षेत्र के अंदर, मृत्यु क्या है, कितने लोग प्रवास कर गए। तो ये सारा क्या आता है आपका औपचारिक जनसांख्यिकी के अंदर आता है। ठीक है, दूसरा जो आपका आता है वो है सामाजिक जनसांख्यिकी। ठीक है, तो इसमें सोशल यानी समाज के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये देखती है कि जनसंख्या समाज को कैसे प्रभावित कर रही है। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या देखा, उसके हमने अंदर देखा कि भाई जनसंख्या क्या है। ठीक है, और यहाँ के अंदर यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, राजनीति हो गई, सामाजिक ढांचा हो गया। तो समाज के बारे में विवरण दिया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो दो तरह की अगर देखें तो जनसांख्यिकी है। सबसे पहले आपकी कौन सी आती है, औपचारिक जनसांख्यिकी। इसके अंदर क्या होता है, ये पूरी तरह से किस पर आधारित होती है, ये आंकड़ों पर आधारित होती है, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं भाई, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, ठीक है, कितना प्रवास हुआ। ठीक है, तो ये क्या बताती है, संख्याओं को बताती है कि भाई किस तरह की संख्याएं हैं समाज के अंदर। ठीक है, और दूसरा जब हम बात करते हैं सामाजिक जनसांख्यिकी की, तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इसके अंदर हम जनसंख्या समाज को कैसे प्रभावित कर रही है। ठीक है, यानी जो जनसंख्या है उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी शिक्षा का स्तर क्या है, रोजगार का स्तर क्या है, राजनीतिक और सामाजिक ढांचा कैसा है। तो इन सब चीजों का अध्ययन जो है वो सामाजिक जनसांख्यिकी के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो दो रूपों में पढ़ा जाता है इसे। अब आता है जनसंख्या गणना और इसका महत्व। अगर जनसंख्या गणना किस लिए जरूरी हो जाती है, तो किसी भी देश के अंदर जनसंख्या का गणना करना बहुत जरूरी है, तभी तो नीतियां बनाई जाएंगी कि भाई कि किस वर्ग के कितने लोग रह रहे हैं और किसको कितनी जरूरत है, इसी के आधार पर तो समझा जाता है। इसलिए जनसंख्या का गणना जरूरी हो जाता है। तो देखिए, जनगणना का मतलब क्या होता है, जनगणना यानी देश की गिनती। ठीक है ना, यानी देश की गिनती का मतलब क्या है, देश की गिनती का मतलब है कि देश के अंदर कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे कहा जा रहा है देश की गिनती, कि किसी सिर्फ लोगों की गिनती नहीं करी जाती, पूरे देश की गिनती करी जाती कि भाई देश के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है ना, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे हैं, क्या लोग काम कर रहे हैं, कितने रोजगार हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे क्या कह सकते हैं हम, देश की गिनती करी जाती है इसके अंदर। यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम यह पता लगाते हैं कि देश में कितने लोग रहते हैं, ठीक है ना, कहाँ रहते हैं
और क्या करते हैं और कैसी जिंदगी जीते हैं। तो जनगणना क्या बताती है? जनगणना बताती है भाई कितने लोग रह रहे हैं देश के अंदर, कहाँ रह रहे हैं, ठीक है, क्या करते हैं और कैसी जिंदगी जीते हैं। तो ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? ये जनगणना बताती है। इसीलिए एक देश की जनगणना जो होती है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, और जनगणनाएं इसी के लिए की भी जाती हैं। जनगणना का इतिहास देखते हैं तो देखिए, सामाजिक आंकड़ों को जुटाने की परंपरा बहुत पुरानी रही है। तो ये हमने देखा भाई बहुत पहले से ये सारी चीजें चली आ रही हैं, ठीक है ना। प्राचीन इतिहास से अगर हम देखते हैं तो लोग क्या करते थे? जनगणनाएं कराते थे, ठीक है ना। अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे भारत के अंदर तो चाणक्य ने भी अपनी किताब जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर भी ये सारे आंकड़े इकट्ठा किए थे। मेन मकसद यही होता था भाई कि समाज को समझना, कर प्रणाली को अच्छे से व्यवस्थित करना। तो ये सारी चीजें जो है बहुत पहले से चली आ रही हैं, आज की नहीं है, ठीक है। लेकिन आधुनिक जनगणना 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुई। लेकिन हम जब आधुनिक जनगणना की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो होती है वो 18वीं शताब्दी के बाद शुरू होती है, ठीक है, अंत से। अमेरिका में 1790 यानी 1790 में पहली आधुनिक जनगणना हुई थी। तो सबसे पहले अमेरिका में 1790 में की गई जनगणना। फिर यूरोप में भी 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इस पद्धति को अपनाया गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ था, यूरोप और अमेरिका में जनगणना की शुरुआत हुई थी। अगर भारत में बात करें, भारत में जनगणना की शुरुआत, तो भारत में उस समय उपनिवेशिक शासन था, तो इसलिए ब्रिटिशों द्वारा ही हमारे यहाँ जनगणना कराई गई। तो अंग्रेजों ने 1867 से 72 के बीच सबसे पहले जनगणना का कार्य शुरू किया, ठीक है। तो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ जनगणना करवाई थी। तो इनका भी मकसद मेन वही था भाई कि कर प्रणाली को अच्छे से व्यवस्थित किया जाए, लोगों को अच्छे से समझा जा सके, जमीनों को अच्छे से समझा जा सके, ताकि वहां पर शासन करना आसान हो और टैक्स लेना जो है वो आसान हो। 1881 से हर 10 साल में नियमित जनगणना होने लगी। आजादी के बाद भारत ने भी यह प्रक्रिया जारी रखी, ठीक है। तो भारत जब आजाद हुआ 1947 के बाद, तो भी भारत ने प्रक्रिया जारी रखी भाई, क्योंकि जनगणना करना जरूरी है। अगर एक देश के अंदर शासन चलाना है तो वहां के लोगों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए भारत ने भी यह प्रक्रिया जो है वो जारी रखी, ठीक है। तो 1951 से अब तक 7-10 वर्षीय जनगणनाएं हो चुकी हैं। 2011 की जनगणना जो है वो सबसे नई है, ठीक है। तो 2021 में होने वाली थी, लेकिन आपको पता है उस टाइम कोरोना महामारी फैल गई थी, तो जिसकी वजह से वो जनगणना हो नहीं पाई थी। तो जो अभी हम देखते हैं, जो हमारे पास जनगणना के आंकड़े हैं वो सिर्फ 2011 तक के ही डेटा के आधार पर हमारे पास हैं, ठीक है। चलिए, अब भारत में जनसंख्या वृद्धि देखते हैं कि भारत में किस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो देखिए, अगर बात करें 1951 से 1981 तक भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, ठीक है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का जो काल माना जाता है वो 1951 से 1981 का काल माना जाता है, और 81 तो सबसे जबरदस्त था। यहां तो कहा जाता है भाई जनसंख्या विस्फोट हुआ था, यानी बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर जो है जनसंख्या बढ़ी थी। कारण क्या थे? तो देखो, बेहतर जब स्वास्थ्य सुविधाएं हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है मृत्यु दर घट जाएगी, और क्या होगा? जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होता है? मृत्यु दर में कमी आती है, लेकिन जन्म दर बनी रहती है ज्यादा, ठीक है। तो क्या होगा? जब स्वास्थ्य सुविधाएं आती हैं तो क्या होता है? बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आ गई तो मृत्यु दर कम हो जाएगी, क्योंकि बीमारियों से जो लोग मर रहे थे वो बचने लगेंगे। तो इससे क्या होगा? जन्म दर तो बनी रहेगी तेज, लेकिन जो मृत्यु दर होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये कारण थे। अब इसका असर क्या होगा? मान लीजिए अगर जन्म दर देखते हैं कि भाई जैसी है वैसी है, लेकिन मृत्यु दर घट जाती है, तो इसका असर क्या होता है? संसाधनों पर बोझ पड़ेगा, यानी जब लोग ज्यादा होंगे तो संसाधनों का ज्यादा यूज करेंगे, तो संसाधन कम पड़ने लग जाएंगे। बेरोजगारी और गरीबी में इजाफा होगा। क्यों? क्योंकि भाई संसाधन कम है, रोजगार है नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या होगा? गरीबी और बेरोजगारी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। फिर क्या हुआ? अब भाई क्या होगा? यानी हमने समझ लिया भाई कि जब जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है तो उसका असर ये होता है। तो अब क्या होगा? तो अब किसका काम होगा? अब काम आएगा सरकार का, कि सरकार कैसे इन सब चीजों को बेहतर कर सके। तो सरकार क्या करेगी? सरकार ने परिवार नियोजन और जागरूकता जागरूकता अभियान चलाए। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी? भाई कहेगी परिवार नियोजन करो, ज्यादा बच्चे पैदा ना किए जाएं, क्योंकि ज्यादा बच्चे पैदा होंगे, जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी, फिर क्या होगा? संसाधनों पर बोझ होगा, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ेगी, सरकार सबको रोजगार तो दे नहीं पाएगी, जिससे धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आने लगेगी। अब क्या होगा भाई
कि जब इन सब चीजों पर ध्यान देगी गवर्नमेंट, ठीक है, तो क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आएगी। अब लोग छोटे परिवार को समझने लगेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब सरकार इंटरफेयर करेगी, लोगों को जागरूक करेगी, कुछ नियम बनाएगी, परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाएगी, तो उसके बाद क्या होगा कि परिवार जो होंगे वो छोटे होंगे, ठीक है। जैसे आपको एक नारा भी याद होगा, हम दो हमारे दो, ठीक है, यानी एक घर में 2 बच्चे, अगर 2 से ज्यादा है तो क्या हो गया, परिवार बढ़ेगा। तो परिवार बढ़ेगा तो क्या होगा, संसाधनों का जो बोझ है वो परिवार पर ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए उनका पालन पोषण भी ढंग से नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट इसीलिए क्या करती है, नई स्कीमें चलाती है, लोगों को जागरूक बनाती है कि भाई जनसंख्या को कम किया जाए, ठीक है। चलिए, जनसंख्या परिवर्तन के कारण अब देखते हैं कि भाई जनसंख्या परिवर्तन के कारण क्या है, क्यों जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो देखिए, जनसंख्या कभी बढ़ती है कभी घटती है, पर क्यों क्या आपने कभी सोचा भाई कि हम देखते हैं कहीं पे जनसंख्या एकदम से बढ़ गई और कहीं पे जनसंख्या देखते हैं भाई घट रही है, तो इसका कारण क्या होता है। तो इसके पीछे होते हैं 3 मुख्य कारण। तो किसी भी क्षेत्र की, किसी भी देश की जनसंख्या के बढ़ने के 3 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला जन्म दर, ठीक है। जन्म दर क्या होती है, जन्म दर का मतलब होता है कि जब क्या होगा, यह बताता है कि हर 1000 लोगों में कितने बच्चे जन्म लेते हैं। यानी जब बच्चों की संख्या प्रति 1000 पे ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा, जन्म दर क्या होगी, ज्यादा होने लगेगी। अगर जन्म दर ज्यादा है, यानी अगर ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो सिंपल सी बात है क्या होगा, जनसंख्या भी बढ़ जाएगी। उदाहरण, गांव में जहां परिवार बड़े होते हैं वहां जन्म दर अधिक हो सकती है। यानी एक गांव में बहुत सारे परिवार रह रहे हैं तो वहां पे बच्चे भी ज्यादा पैदा होंगे, तो जनसंख्या भी क्या होगी वहां पर ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, जन्म दर, ठीक है। तो जनसंख्या बढ़ती किस कारण से है, जन्म दर के कारण। सेकंड समझते हैं मृत्यु दर। मृत्यु दर क्या होती है, यह बताता है कि हर 100 लोगों में कितने लोगों की मृत्यु होती है, ठीक है। तो यानी 1000 लोगों में कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, तो वो क्या होती है, मृत्यु दर होती है। अगर मृत्यु दर ज्यादा है तो जनसंख्या क्या होगी, घट जाएगी। यानी जितने लोग जन्म ले रहे हैं उस पर ज्यादा लोग अगर मर जा रहे हैं, 1000 पे ज्यादा लोग मर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, जनसंख्या तो घटेगी ना। तो उसे क्या कहा जाएगा, जनसंख्या का घटना। लेकिन आजकल बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से मृत्यु दर कम हो गई है, ठीक है। लेकिन आजकल अगर देखें तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, तो इसलिए मृत्यु दर हमें कम देखने को मिलती है, जिसका इफेक्ट हमें जनसंख्या के बढ़ने पर देखने को मिलता है, ठीक है। यानी मृत्यु दर कम होगी, जनसंख्या अगर स्थिर भी रहे तो भी क्या होगा, बढ़ेगी बढ़ेगी। और अगर जनसंख्या दर जन्म दर अगर ज्यादा हो जाएगी तो और क्या होगा, जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तीसरा जो कारण होता है जनसंख्या के बढ़ने का वो होता है प्रवास, ठीक है। यानी जब लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, जनसंख्या बढ़ जाएगी, और जहां से जो लोग जाएंगे तो क्या होगा, जनसंख्या घट जाएगी। यह तब होता है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। अगर माइग्रेशन करेंगे, प्रवास करेंगे, तो क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो जहां से जाएंगे वहां की जनसंख्या कम होगी, जहां पर वो पहुंचेंगे वहां पर जनसंख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। यदि बहुत से लोग किसी शहर में आते हैं, यानी अगर लोग शहर में आ रहे हैं तो वहां की जनसंख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। वहीं अगर लोग शहर से बाहर चले जाएं, ठीक है, तो वहां की जनसंख्या क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है। तो प्रवास भी जो होता है वो जनसंख्या के घटने और बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर समझे, नौकरी के लिए लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं तो शहरों पर दबाव बढ़ता है, शहरों की जनसंख्या आप लोग देखेंगे ज्यादा होगी, ठीक है। चाहे आप दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई, कोलकाता, यहाँ पे देखेंगे आपको गांव से आबादी ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोग किसके लिए आते हैं, नौकरी के लिए आते हैं, ठीक है। तो यहाँ की जनसंख्या ज्यादा होती है और गांव की जनसंख्या जो होती है वो कम होती है। जनसंख्या अध्ययन का उपयोग, अब देखिए जनसंख्या का जो अध्ययन किया जाता है तो उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है। जनसंख्या का अध्ययन किस तरह से महत्वपूर्ण होता है सरकारों के लिए। तो जनसांख्यिकी केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, यह एक समाज का आईना है। तो जनसांख्यिकी सिर्फ ये नहीं है कि भाई इतने लोग रह रहे हैं, वो समाज का आईना बताता है कि भाई समाज किस तरह से आगे बढ़ रहा है। इसका उपयोग सरकार और समाज दोनों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इससे सरकार अपनी नीतियां बनाती हैं और समाज भी अपने आप को व्यवस्थित करने की सोचता है कि भाई किस तरह से बदलाव लाके हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकें, तो ठीक है ना। तो जनसांख्यिकी केवल आंकड़ा नहीं है बल्कि एक समाज का आईना है। नीति निर्माण में सहायक होता है,
सरकार जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर सटीक और उपयोगी योजनाएं बना सकती है, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट के पास डेटा होगा भाई कितनी जनसंख्या है और इस जनसंख्या के लिए कितना काम करना है, कितना बजट आवंटित करना है, तो सरकार के लिए क्या हो जाता है, ये आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे कहाँ स्कूल चाहिए, कहाँ अस्पताल, कहाँ रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं, तो ये सारी नीतियां गवर्नमेंट जो है इन आंकड़ों से आसानी से तैयार कर लेती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की योजनाओं में मदद करता है ये। अगर पता हो कि किस क्षेत्र में कितने बच्चे हैं तो वहां स्कूल बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना, अच्छे स्कूल बनाए जा सकते हैं। और अगर कोई इलाका बीमारियों से जूझ रहा है तो वहां स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। बेरोजगारी वाले क्षेत्रों में रोजगार योजना लाई जा सकती है, ठीक है। तो ये कब होगा, जब हमारे पास क्या होगा, उस क्षेत्र के सुव्यवस्थित आंकड़े होंगे, हमें पता होगा कि कहां पर किस चीज की जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए जनसांख्यिकी या जनगणना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असर समझना। जनसंख्या के अध्ययन से हमें समझ आता है कि किस वर्ग को किस चीज की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि हमें समाज में क्या हो रहा है, ठीक है, आर्थिक रूप से कैसे मदद की जाएगी और राजनीतिक असर किस तरह से महत्वपूर्ण होगा उसके लिए क्या नाम है, नीतियां बनाने के लिए। तो ये तीनों मुद्दे जो होते हैं वो बहुत जरूरी हो जाते हैं। अगर हमारे पास आंकड़े हैं तो इन आंकड़ों से ही ये लोग निर्णय ले सकते हैं कि क्या काम किया जाना चाहिए। किस वर्ग को किस चीज की जरूरत है ये हमें पता लगेगा। समाज में कौन कौन से मुद्दे उभर रहे हैं ये हमें पता लग जाता है। ये सब बातें राजनीतिक निर्णय को भी प्रभावित करती हैं, ठीक है, क्योंकि अगर राजनीतिक यानी आप लोग देखते होंगे कि भाई समाज में राजनीतिक जो मुद्दे होते हैं वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और हर राजनीतिक मुद्दा जो होता है वो कहाँ से निकलता है, वो समाज से ही तो निकलता है, ठीक है। जब इलेक्शन होते हैं तो आप लोग देखते होंगे, जब कैंपेनिंग होती है, जब बड़े जो जितने भी दल होते हैं वो आपके पास आते हैं तो क्या करते हैं, वो सामाजिक मुद्दे लेकर ही तो आते हैं कि भाई आप हमें वोट दीजिए, हम ये कर देंगे आपके लिए, ठीक है, आपके लिए ये सुविधा ले आएंगे, स्कूल बना देंगे, कॉलेज बना देंगे, ठीक है, और क्या नाम है, फ्री में सब कुछ बांट देंगे। क्या तो समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने का तो एक तरीका होता है। तो ये सब क्या है, ये राजनीतिक निर्णय भी जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं, ठीक है। क्यों प्रभावित करते हैं, क्योंकि पता होता है ना भाई किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है और उनको किस तरह से अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है, ठीक है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों चीजों को समझाता है हमें क्या, जनगणना या जननांकिकी, उस क्षेत्र का एरिया में रह रहे लोग, ठीक है। तो ये असर डालते हैं समाज के ऊपर। माल्सन का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। तो माल्सन एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं, ठीक है, इन्होंने जनसंख्या वृद्धि को लेकर एक सिद्धांत दिया था। तो माल्सन कौन थे, माल्सन ने कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त की थी और ईसाई पादरी बनने का प्रशिक्षण भी लिया था। बाद में उन्हें लंदन के पास हेल्बरी में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज में इतिहास और राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का यह कॉलेज उस समय की प्रशासनिक भारतीय सेवा के भावी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का केंद्र था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने काम किए हुए हैं, लेकिन इनका जो सबसे अच्छा एक सिद्धांत जो इन्होंने दिया था जिसे कहा जाता है मॉल्सन का जनसंख्या सिद्धांत, ठीक है ना। कुछ हिसाब तक उस समय कहा गया था भाई ये सिद्धांत बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर बाद में बहुत सारे लोगों ने उनकी आलोचना भी की थी, ठीक है। तो इनका सिद्धांत क्या था, तो अंग्रेजी अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट मॉल्थस 1766 यानी 1766 से 1934 तक इनका पूरा कार्यकाल रहा था, जन्म से लेकर मृत्यु तक, ने जनसंख्या वृद्धि पर अपना सिद्धांत दिया था जिसे माल्थस का जननांकीय सिद्धांत कहा जाता है। तो इन्होंने एक सिद्धांत पेश किया था भाई जनसंख्या वृद्धि के ऊपर कि आखिर जनसंख्या किस कारणों से बढ़ती है। इस सिद्धांत को उन्होंने 1798 में 1798 में अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो इनकी एक जो पुस्तक थी उस पुस्तक के अंदर इन्होंने अपना जो ये सिद्धांत पेश किया था। तो इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, यह सिद्धांत एक निराशावादी सिद्धांत था, ठीक है। अब इसे निराशावादी सिद्धांत क्यों कहते हैं, पहले सिद्धांत को समझते हैं क्या कहना चाहते थे। तो माल्सन का जो विचार था वो क्या था कि माल्सन ने कहा जनसंख्या और भोजन की वृद्धि के बीच असंतुलन की बात है, ठीक है। यानी अगर देखा जाए जिस तरह से भोजन की वृद्धि होती है, ठीक है, और जिस तरह से जनसंख्या की वृद्धि होती है, इनके बीच क्या होता है, असंतुलन होता है। यानी इनका साधारण शब्दों में कहा जाए तो कहते हैं जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती है उस तरह से जो खाने पीने की चीजें हैं वो नहीं बढ़ती हैं, और जिसके कारण क्या होता है समाज में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो उनका क्या मानना था,
तो जनसंख्या जो बढ़ती है वो गुणोत्तर बढ़ती है, ठीक है। गुणोत्तर का मतलब क्या है, यानी बहुत तेजी से 2, 4, 8, 16, 32, 64, ठीक है। तो ऐसे डबल होकर, ठीक है, यानी इंटू 2 होकर ऐसे बढ़ती रहती है। तो उनका मानना था भाई जनसंख्या जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन खाद्य उत्पादन बढ़ता है अंकगणितीय। वहीं वो कहते हैं भाई खाद्य उत्पादन कैसे बढ़ता है, धीरे धीरे, ये तेजी से बढ़ रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये प्लस हो रहा है, ठीक है ना, 2 प्लस होता रहता है, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो ये कहते हैं, तो इनका कहना था भाई जिस आधार पर जनसंख्या बढ़ रही है उस आधार पर जो है खाने पीने की, यानी जो खाद्य उत्पादन है वो नहीं बढ़ पाता, और जब खाद्य उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो क्या होंगी, समस्याएं आएंगी। इसका मतलब हुआ जैसे जैसे जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी लेकिन भोजन की मात्रा उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाएगी, तो नतीजा क्या होगा, नतीजा होगा भोजन की कमी, भूखमरी, गरीबी, संघर्ष और अस्थिरता, ठीक है। तो उनका मेन कहने का कारण यह था कि भाई जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, खाद्य उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, जिसके कारण देश के अंदर भोजन की कमी हो सकती है, भूखमरी आ सकती है, गरीबी आ सकती है, लोग संघर्ष करेंगे, देश अस्थिर हो जाएगा, देश समाप्त होने की कगार पे आएगा, लोग लड़ाई झगड़े ये सब चीजें जो होंगी वो ज्यादा बढ़ेंगी। तो ये क्या था, माल्थस का सिद्धांत था। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, साथ ही वो बताते हैं भाई अगर इन सब चीजों से निपटना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नियंत्रण जरूरी है। तो माल्थस ने जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए 2 तरह के उपायों का सुझाव दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा भाई कृत्रिम निरोधक का इस्तेमाल करो, ठीक है। कृत्रिम निरोधक क्या होते हैं, यह उपाय जन्म दर को घटाने के लिए होते हैं, यानी जनसंख्या को पहले से ही रोकने का प्रयास किया जाए, यानी जनसंख्या बढ़ने ही ना दी जाए। कैसे, विवाह में देरी कर दो, जनसंख्या कम बढ़ेगी, ठीक है। पारिवारिक नियोजन करना बहुत जरूरी है, यानी ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, कम बच्चे होने चाहिए। नैतिक अनुशासन, जैसे संयमित जीवन जीना चाहिए, अनुशासन के तहत जीना चाहिए, जब स्थिति हो उसी समय विवाह करना चाहिए, ठीक है। अपने आप पे पूरा अच्छे से नैतिक अनुशासन रखना चाहिए। सरकारी नीतियां जो जनसंख्या घटाने में मदद करे, यानी सरकार क्या करे, कुछ ऐसी नीतियां बनाए, जैसे भाई 2 बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी नीतियां बनाई जाए, तब ही क्या किया जा सकता है, जनसंख्या को रोका जा सकता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, ये कृत्रिम निरोधक है। दूसरी चीज उन्होंने क्या बताई, प्राकृतिक निरोधक, कि प्राकृतिक तौर पर कैसे, अगर मान लीजिए आपने ये उपाय नहीं अपनाए तो प्रकृति क्या करेगी, खुद इसका क्या करेगी, कोई ना कोई एक उपाय ढूंढ लेगी और फिर क्या होगा, जनसंख्या में कमी आएगी। कैसे, यह स्थिति जहां मृत्यु दर को बढ़ा देती है, अगर जनसंख्या नहीं रुकी तो प्रकृति सजा देगी, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, मृत्यु दर मृत्यु दर कौन बढ़ाएगा, प्रकृति बढ़ाएगी, यानी प्रकृति सजा देगी। कैसे, युद्ध, लोग आपस में लड़के मरेंगे तब जनसंख्या कम होगी। अकाल आएंगे, बड़े अकाल आएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि भूखमरी आएगी, और भूखमरी के कारण जो होंगे लोग अपने आप मरेंगे और जनसंख्या कम होगी। महामारियां आएंगी, यानी बहुत सारी बीमारियां आएंगी जो लोगों को की जनसंख्या को क्या कर देंगी, कम कर देंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदाएं और भी बहुत सारी हो सकती हैं। तो इन कारणों से क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आएगी, ठीक है, यानी मृत्यु दर बढ़ेगी तो जनसंख्या वृद्धि दर अपने आप रुक जाएगी। तो माल्थस ने ये 2 चीजें बताई कि अगर भाई जनसंख्या पे नियंत्रण करना है तो, ठीक है। अब माल्थस का जो सिद्धांत था, तो माल्थस के सिद्धांत की आलोचना करी बहुत सारे लोगों ने। क्यों आलोचना करी, सबसे पहले कई विद्वानों ने कहा कि अगर देश आर्थिक रूप से विकसित होता है तो जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तो भाई कुछ विद्वान कहते हैं कि भाई अगर आर्थिक रूप से आप विकसित हो जाते हैं तो जनसंख्या आप वैसे ही नियंत्रित कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, पश्चिमी देशों का अनुभव का उदाहरण दिया उन्होंने कि भाई पश्चिमी देशों के अनुभव से भी आप देख सकते हैं ना। कैसे, यूरोप और अमेरिका में देखा गया कि समय के साथ साथ जनसंख्या की गति धीमी हो जाती है और लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो जाता है। तो उन्होंने कहा भाई समाज में जैसे जैसे जागरूकता, शिक्षा, ये सारी चीजें बढ़ेंगी वैसे ही जनसंख्या दर क्या होगी, अपने आप धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। आधुनिक युग में तकनीक को भोजन उत्पादन को बहुत बढ़ा दिया है और जीवन स्तर भी पहले से काफी अधिक बेहतर हो गया। और जो दूसरा उन्होंने कारण कहा था भाई कि जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी लेकिन खाद्य उत्पादन नहीं बढ़ेंगे, वो चीज भी इनकी गलत साबित होती, क्योंकि तकनीक आजकल ऐसी आ गई है जिसने भोजन के जो उत्पादन थे उसको भी बढ़ा दिया। तो इसलिए ये माल्थस का जो सिद्धांत था उसकी ये लोग आलोचना करते हैं कि भाई जो उन्होंने सिद्धांत दिया वो एक निराशावादी सिद्धांत है और इसको हम सही नहीं मान सकते, ठीक है। मार्क्सवादी और आधुनिक सोच क्या कहती है इसके बारे में, तो जो मार्क्सवादी सोच है वो क्या कहती है कि गरीबी का कारण जनसंख्या नहीं बल्कि संसाधनों का असमान वितरण है। तो जो मार्क्सवादी हैं वो कहते हैं भाई कि देश के अंदर जो गरीबी, ठीक है ना, जो गरीबी फैल रही है, जो
वो किस कारण है? वो असमानता के कारण है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग बहुत अधिक संसाधन इस्तेमाल करते हैं जबकि बहुसंख्यक लोग गरीबी में जीते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि भाई कि जनसंख्या जो बढ़ रही है, ठीक है, या जो गरीबी, जो जनसंख्या बढ़ रही है प्लस में गरीबी बढ़ रही है, उसका एकमात्र कारण ये है कि ज्यादातर संसाधनों पर अमीर लोग जो है वो कब्जा किए बैठे हैं। तो इसलिए वो संसाधन जो है आम लोगों में, यानी जो गरीब लोग हैं, जो जनसंख्या में ज्यादा हैं, उन तक नहीं पहुंच पाता। इसी के कारण जो है समाज में जो है वो समस्याएं आती हैं, या गरीबी आती है या बेरोजगारी आती है। ठीक है, तो ये जो था आधुनिक सिद्धांत था। यह दिखाता है कि समस्याएं समाज की आर्थिक और सामाजिक असमानता में है, ना कि केवल जनसंख्या में। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि भाई जनसंख्या का बढ़ना कोई बड़ी समस्या नहीं है, बड़ी समस्या जो है वो क्या है? आर्थिक और सामाजिक असमानता है। यानी कुछ लोगों को समाज में ऊंचा दर्जा मिला हुआ है, उनके पास संसाधन भी ज्यादा हैं, तो इसीलिए समाज में जो है गरीबी और बेरोजगारी है। ठीक है, अब माल्थन के सिद्धांत का प्रवाह क्या हुआ, यानी जो उन्होंने सिद्धांत दिया था उसके बाद लोगों ने जब सोचना शुरू किया तो समाज पे उसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है। तो उनके विचारों ने जनसंख्या अध्ययन को दिशा दी कि भाई जनसंख्या का अध्ययन किया जाए, अगर किसी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको नियंत्रित करने के उपाय खोजे जाएं। उनके सिद्धांत के बाद आधुनिक जनसंख्या नीति बनाई गई। ठीक है, फिर बहुत सारे देशों ने नीतियां भी बनाई कि भाई कि जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करके अपने संसाधनों को सब लोगों के साथ साझा किया जा सके। कई देशों ने जन्म दर को नियंत्रित करने के भी उपाय अपनाए। तो बहुत सारे देशों ने जन्म दर को नियंत्रित करने के उपाय अपनाए, ठीक है, अलग अलग तरीकों से। तो ये जो था माल्थन का सिद्धांत जो था, एक बेशक से एक निराशावादी सिद्धांत रहा हो, लेकिन इसने लोगों को सोचने पे समझने पर मजबूर किया कि भाई जनसंख्या को नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आता है, इसको आप बिल्कुल सही से समझिए कि आखिर जनसांख्यिकीय संक्रमण क्या होता है। देखिए, यह सिद्धांत बताता है कि जैसे जैसे कोई देश आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित होता है, ठीक है, कैसे विकसित हो रहा है? आर्थिक रूप से भी विकसित हो रहा है और सामाजिक तौर पर भी विकसित हो रहा है, तो उसकी जनसंख्या वृद्धि की दर में बदलाव आ जाता है। ठीक है, यानी अगर आपके यहाँ जो है लोगों के पास संसाधन जो अच्छे हो गए हैं, ठीक है, लोगों के पास रोजगार हो गया है, लोग शिक्षित हो गए हैं, बेहतर सुविधाएं मिलने लगी हैं, तो लोग क्या करते हैं, जो जनसंख्या की वृद्धि दर होती है उसमें क्या करते हैं, अपने आप बदलाव लेकर आते हैं। ठीक है, और इसके 3 मुख्य चरण होते हैं। तो ये 3 चरणों में होता है। सबसे पहला परंपरागत समाज होता है। ठीक है ना, परंपरागत मतलब प्राचीन सोच होती है और पुरानी आधार पर चलती है। और ये पहले जो चरण है उसके अंदर जो जन्म दर होती है वो क्या होती है? उच्च होती है। जन्म दर उच्च होती है और उच्च मृत्यु दर होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। क्यों? क्योंकि इस समय बीमारियां, कुपोषण और इलाज की कमी के कारण मृत्यु दर जो होती है वो समय दर समय बढ़ती चली जाती है। लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं जिससे जनसंख्या में बहुत बदलाव नहीं होता है, जनसंख्या लगभग स्थिर रहती है। क्यों? क्योंकि जितनी भाई जन्म दर है उतनी ही मृत्यु दर है, तो इसका जो है कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि स्थिरता रहती है। भाई मान लीजिए 1000 पर अगर 200 बच्चे पैदा हुए और 200 की मृत्यु भी हो गई, तो इसका मतलब क्या? जनसंख्या स्थिर रहती है। ठीक है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेन कारण क्या होता है कि भाई बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं लेकिन बीमारियां, कुपोषण और इलाज वगैरह नहीं होता है, तो क्या होता है? वो लोग मर भी जाते हैं। ठीक है, तो ये पहली अवस्था होती है। तो पहला जो समाज था वो इसी तरह जो था, इसी तरह का था। दूसरा जो होता है वो संक्रमणकालीन समाज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कुछ परिवर्तन आते हैं। क्या परिवर्तन आते हैं? जन्म दर जो होती है वो क्या हो जाती है? उच्च हो जाती है, बढ़ जाती है। और मृत्यु दर, ठीक है, इसमें क्या होगा? मृत्यु दर जो होगी वो घटने लगेगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इसे संक्रमणकालीन समाज क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इस समय चिकित्सा, स्वच्छता और पोषण में सुधार से मृत्यु दर कम हो जाती है। ठीक है, तो इस समय क्या आएगा? चिकित्सा, स्वास्थ्य और पोषण जो होता है वो सुधर जाता है। तो जब ये चीजें सुधरेंगी तो क्या होगा? मृत्यु दर क्या होगी? अपने आप गिरेगी। और जो जिनकी मृत्यु उन कारणों से हो रही है वो क्या होगी? वो बढ़ जाएगी। लेकिन जन्म दर अब भी ज्यादा रहती है। ठीक है, तो जन्म दर ज्यादा रहती है लेकिन मृत्यु दर घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि सुविधाएं हैं। जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है और यही कारण होता है कि जब मृत्यु दर कम होती है लेकिन जन्म दर वैसी ही रहेगी तो क्या होगा? जनसंख्या क्या होगी? तेजी से बढ़ेगी।
तीसरा जो होता है वो आधुनिक समाज, हम आज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आधुनिक समाज में क्या होता है, इसमें जन्म दर भी कम होती है और मृत्यु दर भी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसका मेन कारण क्या है, लोग परिवार नियोजन अपनाते हैं, यानी लोग जागरूक हो जाते हैं, उनको पता है भाई कि जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल में करना है, ठीक है। सरकार भी नियम कानून और बहुत सारी जागरूकता फैला देती है। जीवन शैली में सुधार आता है, शिक्षा बढ़ती है, जनसंख्या वृद्धि की दर धीमी हो जाती है और समाज स्थिर हो जाता है, ठीक है। तो इस समय क्या होगा, जब दोनों चीजें क्या होंगी, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम होगी, तो समाज क्या होगा, स्थिर हो जाता है, ठीक है। और क्या कारण होता है, लोगों की जीवन शैली सुधर जाएगी और क्या होगा, शिक्षा भी बढ़ेगी। शिक्षा बढ़ रही है तभी तो ये सारी चीजें हो रही हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अगला है कि इसका महत्व क्या है। तो देखिए, समाज के विकास और जनसंख्या वृद्धि के संबंध को समझने में मदद करता है। तो इससे हमें ये फायदा होता है ना, हम समझ लेते हैं भाई कि समाज का विकास, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, यानी अगर समाज का विकास सही है तो जनसंख्या को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जनसंख्या वृद्धि को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी किसी भी क्षेत्र का विकास हो सकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार से जनसांख्यिकी स्थिर हो जाती है, ठीक है। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, इन सब चीजों पे अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। कई देशों में जनसंख्या नियंत्रण और आर्थिक नीति के लिए उपयोगी सिद्धांत है। तो बहुत सारे देश जो होते हैं भाई जनसंख्या नियंत्रण के लिए, ठीक है ना, ये और आर्थिक नीति बनाने के लिए इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है जनसंख्या अध्ययन में विभिन्न संकल्पनाएं और संकेतक, ठीक है। यानी अगर हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं तो किन किन संकल्पनाओं और संकेतकों को हम देखते हैं। तो देखिए, जनसंख्या अध्ययन में विभिन्न संकल्पनाएं और संकेतक महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों, क्योंकि इसी से हमें पता लगता है ना कि भाई जनसंख्या के आकार क्या है, संरचना क्या है, प्रवृत्तियां क्या है। तो इन सब चीजों को जो समझने में ये हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जन्म दर कि आखिर जन्म दर क्या होती है। जब हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं तो उसमें सबसे पहले अध्ययन किया जाता है किसी भी क्षेत्र के जन्म दर का, कि भाई जन्म दर कैसे बढ़ रही है या किस तरह से घट रही है। तो देखिए, यह प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक साल में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या होती है, ठीक है। तो 1000 व्यक्तियों में कितने बच्चों ने जन्म लिया, उसके आधार पर इसको नापा जाता है, ठीक है। तो इसे किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, अगर किसी क्षेत्र में आपको जन्म दर निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपको जितने जन्मे बच्चे थे उनकी संख्या और जितनी उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या थी उससे आप क्या कर देंगे, अपॉन में डिवाइड करके और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, आपकी जन्म दर आ जाएगी, ठीक है। यह संकेत करता है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। तो इसमें हम समझ सकते हैं जो भी दर आएगी, ठीक है ना, 1%, 2%, 3%, तो हम बता सकते हैं भाई कि कितने प्रतिशत दर से जो है किसी क्षेत्र की जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। सेकंड जो आता है आपका, वो आता है मृत्यु दर। यह प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक साल में मरने वाले लोगों की संख्या होती है, कि भाई 1000 व्यक्ति थे उन पे कितने लोग जो थे वो मर गए, ठीक है। तो इसे इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। सेम वही होता है जन्म दर की तरह। मृत्यु दर, कुल मृतकों की संख्या कितनी थी और कुल वहां पर जनसंख्या कितनी थी, इंटू कर देंगे 1000 से, ठीक है। तो मृत्यु की जनसंख्या और अपॉन में कुल जनसंख्या इंटू में 1000, तो आपका क्या आ जाएगा, मृत्यु दर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हैं भाई कितने % की गिरावट आ रही है या कितने % जो है वो बढ़ रहा है किसी क्षेत्र का, ठीक है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं। यह समाज की स्वास्थ्य सेवाओं और जीवन स्तर का संकेतक होता है, ठीक है। तो इससे देखो, अगर दर जो है, मृत्यु दर अगर ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब क्या है, वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है, ठीक है, और जीवन स्तर भी वहां का अच्छा नहीं है। वहीं अगर मृत्यु दर कम देखने को मिलती है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं भाई वहां पे स्वास्थ्य सेवाओं और वहां पे जो जीवन स्तर है वो क्या है, वहां का अच्छा है, ठीक है। तो ये एक सांकेतक है, बताता है उस क्षेत्र की की जो स्थितियां हैं उससे अवगत कराने का काम करता है। शिशु मृत्यु दर क्या होती है, प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से एक साल की उम्र तक मरने वाले बच्चों की संख्या होती है, ठीक है। यानी 1000 अगर बच्चों ने जन्म लिया तो एक साल की उम्र तक कितने बच्चे जो हैं वो मर गए, तो उसे क्या कहा जाता है, शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। यह समाज में स्वास्थ्य सुविधाओं और पोषण स्तर का महत्वपूर्ण मापदंड है। तो ये क्या बताती है भाई कि बच्चों की मृत्यु किन कारणों से होगी, यही होगा ना, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं होंगी, उनको जो खान पीन और पोषण की जो सुविधाएं नहीं मिल रही होंगी, तो इन्हीं वजह से क्या होता है 0 से 1 साल तक के बच्चों की मृत्यु होती है। तो ये हमें समझाने का प्रयास करता है कि भाई उस क्षेत्र में जो है स्थिति कैसी है, ठीक है। प्रजनन दर क्या होती है,
यह औसतन एक महिला द्वारा अपने जीवन काल में जन्म दिए गए बच्चों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो फर्टिलिटी रेट या जन्म दर क्या, प्रजनन दर क्या होता है कि भाई एक महिला जो है अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जो है जन्म दे रही है, तो उसे क्या कहा जाता है, जन्म प्रजनन दर कहा जाता है। प्राकृतिक प्रजनन दर को बनाए रखने के लिए यह 2.1 होनी चाहिए। ठीक है ना, प्राकृतिक रूप से जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, 2.1 होनी चाहिए। स्त्री पुरुष अनुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है कि भाई अगर एक क्षेत्र में 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं, ये क्या होता है, स्त्री पुरुष अनुपात होता है। ठीक है, जिसे सेक्स रेशो कहते हैं। इसे इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, तो इसे कैसे करेंगे, स्त्री और पुरुष का अनुपात कैसे निकाला जाएगा, महिलाओं की संख्या कितनी है अपॉन में पुरुषों की संख्या कितनी है इंटू 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आ जाएगा स्त्री पुरुष अनुपात। ठीक है, यदि यह अनुपात बहुत कम होता है तो इसका मतलब है कि लैंगिक भेदभाव या महिलाओं की मृत्यु दर अधिक है। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि भाई ये अनुपात जो है वो इस घट रहा है, स्त्री पुरुष का अनुपात, यानी स्त्रियों की संख्या जो है वो कम है और पुरुषों की संख्या वो है ज्यादा है 1000 में, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं या तो वहां पर जो है महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, या कह सकते हैं वहां पर क्या हो रहा है, लैंगिक भेदभाव हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, जो है जनसंख्या आयु संरचना। यह बताता है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या को आयु के आधार पर कैसे बांटा गया है। यह समाज की आर्थिक, सामाजिक और नीतिगत योजनाओं के लिए बहुत जरूरी जानकारी देता है। ठीक है, तो जनसंख्या आयु संरचना क्या बताता है कि भाई आयु के आधार पर किस तरह से समाज में नीतियां बनाई जाएंगी सरकार के द्वारा। तो इससे हमें ये भी समझ में आता है कि एक क्षेत्र के अंदर जो आयु वर्ग है वो कैसा है, किस आयु वर्ग के लोग जो हैं वो ज्यादा हैं। तो आयु वर्ग की जो है वो 3 मुख्य भाग हैं। पहला जो है वो है 0 से 14 वर्ष, जिसे हम बालक आयु वर्ग कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या आते हैं, 0 से 14 साल तक के जो भी बच्चे होते हैं उनको शामिल किया जाता है। यह वर्ग निर्भर होता है, इन्हें शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये जो वर्ग है वो क्या है, ये जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, यानी किसी ना किसी के ऊपर निर्भर होता है, क्योंकि ये बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या जरूरत होती है, पोषण हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सेवाएं हो गई, तो इनकी जो होती है इनको ज्यादा जरूरत होती है, तो इसलिए दूसरों पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। फिर आता है आपका सेकंड जो वो है 1564 वर्ग, इसे कहते हैं कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग वर्किंग होते हैं, ये लोग काम करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह वर्ग अर्थव्यवस्था को चलाता है, यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का काम इनका होता है। यह लोग नौकरी करते हैं, उत्पादन में भाग लेते हैं और टैक्स भी देते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं मेन सोर्स ऑफ इनकम भी होते हैं, खुद के लिए भी और सरकार के लिए भी। अगला जो आता है आपका 65 प्लस जो लोग होते हैं, यानी इन्हें हम वृद्ध जनसंख्या कहते हैं। तो वृद्ध जनसंख्या जो होती है वो टोटली क्या होती है, ये भी डिपेंडेंट ही होती है, यानी निर्भर वर्ग ही होते हैं। इन्हें स्वास्थ्य सेवाओं, पेंशन, देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो ये जो हमारे होते हैं, ये 3 वर्ग में जो हमारी आयु संरचनाओं को बांटा गया है। अब देखिए, जो जनसंख्या आयु संरचना, इसका महत्व क्यों है, क्यों गवर्नमेंट जो होती जब जनसंख्या गणना करवाती है तो उस समय आयु वर्ग का विशेष ध्यान क्यों रखती है। ठीक है, क्यों जरूरत होती है भाई इसको, कि 3 कैटेगरी में अगर डिवाइड है तो उनको समझना जरूरी है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारी नीतियां बनानी पड़ती हैं, तो यह जानकारी सरकार को यह तय करने में मदद करती है कि किस वर्ग के लिए कितने संसाधन, सेवाएं और योजनाएं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जो आयु वर्ग संरचना होती है उसको समझना जरूरी होता है किसी सरकार के लिए, ताकि वो उसी के हिसाब से लोगों के लिए काम कर सके, नीतियां बना सके। भारत की जनसंख्या का आकार और समृद्धि, भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं, इसके अनुसार भारत की कुल जो जनसंख्या थी कितनी थी, 121 करोड़, यानी 1.2 बिलियन। ठीक है, लेकिन अगर आज के संदर्भों में कुछ विश्लेषण के आधार पर कुछ लोगों ने हमारा जो डेटा कलेक्ट किया उसके आधार पर कहते हैं कि आज हमारी जो जनसंख्या लगभग 140 करोड़ प्लस हो चुकी है। ठीक है, यानी हमारे देश की जो जनसंख्या है वो हर 10 साल के बाद क्या है, वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, यानी हमारे यहाँ जो जनसंख्या वृद्धि दर अभी भी है ज्यादा। ठीक है, हाँ कंट्रोल में तो है लेकिन फिर भी बढ़ तो रही ही है, उसे पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं किया गया है। जनसंख्या वृद्धि के अगर इतिहास की बात करते हैं तो देखिए 1901 से 1951
धीमी वृद्धि दर थी, हमने देखा था ना, जनसांख्यिक संक्रमण देखा था, तो ये पहला संक्रमण का काल था जब हम देखते हैं कि धीमी वृद्धि दर थी, 1.33% था, जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक नहीं थी। इस दौर में गरीबी, बीमारी, अकाल और खराब स्वास्थ्य सेवाएं प्रमुख थी। ठीक है, तो ये भी देखा था हमने, जिसी कारण से क्या होता था भाई, धीमी वृद्धि दर थी, क्योंकि जितने जन्म लेते थे उतने ही लोग क्या होते थे, वो मर जाते थे, उतने ही बच्चे जो थे वो मर जाते थे, तो इसलिए जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो क्या थी, धीमी थी। 1911 से 21 की बात करें तो सबसे कम वृद्धि दर थी, देखिए माइनस तक में चली गई थी। यह भारत के इतिहास का एकमात्र दशक था जिसमें जनसंख्या घटी थी। ठीक है, तो इसके और भी कुछ कारण थे, अभी हम समझेंगे इसे। तो देखिए मुख्य कारण क्या था, 1918 से 91 में इन्फ्लुएंजा महामारी ने लगभग 1.25 करोड़ लोगों की जान ले ली, इसलिए 1921 को महामारी विभाजन बिंदु भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम जो देख रहे हैं जो माइनस में आई थी, इसका मेन कारण क्या था, इन्फ्लुएंजा महामारी, क्योंकि इसने क्या किया था, एक बड़ी जनसंख्या को क्या कर दिया था, वो खत्म कर दिया था, इसीलिए हमारी जो जनसंख्या इस टाइम नेगेटिव देखने को मिलती है, जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, 1951 से 1981 ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसी टाइम कहा जाता है भाई जनसंख्या विस्फोट हुआ था भारत के अंदर, यानी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी थी, तो इसे जनसंख्या विस्फोट का दौर भी कहा जाता है। इस समय स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो गया था, हमने देखा ही था, मृत्यु दर घट गई थी, लेकिन जन्म दर जो थी वो ज्यादा बनी रही। और 1900 अगर हम 61 से 1981 के बीच की वृद्धि दर देखें तो देखिए 2.2% तक थी। ठीक है, यानी इसी कारण जो था हमारे यहाँ जनसंख्या जो थी वो बहुत तेजी से बढ़ी थी, जनसंख्या में तेजी से इजाफा हो रहा था, तो इस टाइम जनसंख्या जो थी वो बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं आ चुकी थी, ठीक है ना, मृत्यु दर घट चुकी थी, और जो जन्म दर थी वो तो वैसी थी, स्थिर थी, लेकिन क्योंकि लोग मर नहीं रहे थे इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो अगर हम आंकड़ों के अनुसार देखें तो देखिए वर्ष हम देख सकते हैं 2001, 1911, 21, 31, ठीक है, ये पूरा 2011 तक का डेटा है। इसमें अगर देखें तो जनसंख्या देखिए 238, ठीक है, 252 कुल जनसंख्या लाखों में दी हुई है। तो ये हमने काल देखा जो महामारी का काल था, तो इसी टाइम आपको जनसंख्या जो माइनस में दिखाई पड़ती है। ठीक है, नहीं तो आप देख सकते हैं जनसंख्या दर देखिए। ठीक है, तो जनसंख्या की समृद्धि दर जो है वो बढ़ती गई है। ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पे देखिए 7 से 81 में, यहाँ पे आपको दिखता है हल्का सा फर्क दिखाई देता है। हाँ, इस वाले फेस में आपको अब देखने को मिल रहा है कि भाई जनसंख्या जो है वो क्या हो रही है, इस टाइम जनसंख्या जो है वो घट रही है। ठीक है, तो अब इस दौर में आप देख सकते हैं कि जनसंख्या दर जो है वो कम हुई है, यानी भारत की जो जनसंख्या दर है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, वो कम होती जा रही है। ठीक है, बढ़ तो अभी भी रही है लेकिन घटती दर से बढ़ रही है। ठीक है, 1981 के बाद की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो नियंत्रण की शुरुआत हो चुकी थी। इस टाइम सरकार ने परिवार नियोजन, जागरूकता अभियान और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दिया, इससे जनसंख्या वृद्धि दर भी धीरे धीरे कम होने लगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसमें काफी जो नीतियां बनाई, पॉलिसीज बनाई, जिससे जनसंख्या दर में काफी गिरावट आई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जनसंख्या जब गवर्नमेंट ने 1981 के बाद जब नीतियां बनाना शुरू किया है तो आप देख सकते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि दर जो है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे घटती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, चलिए मृत्यु दर में गिरावट और स्वास्थ्य सुधार। देखिए 1931 से पहले जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंची थी, हमने देखा था भाई मृत्यु दर में गिरावट आई है और स्वास्थ्य भी सुधार हुए हैं। इन्हीं कारणों से हम कह सकते हैं कि जो हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर है वो बढ़ी है। 1921 के बाद महामारियों पर नियंत्रण के चलते मृत्यु दर में गिरावट शुरू हो गई थी, ये हमने देख लिया था। 1918 से 19 में इन्फ्लुएंजा महामारी से भारी मौतें हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था भाई, जनसंख्या में जो था वो माइनस में भी गिरावट आई थी, ये भी हमने देखा था। ठीक है, बाद में टीकाकरण, चिकित्सा सेवाओं में सुधार हुआ और सफाई अभियानों ने मृत्यु दर को क्या कर दिया था, घटा दिया था। ठीक है, तो इन वजह से क्या हुआ था, जनसंख्या में जो थी वृद्धि दर वो वृद्धि दर जो थी वो बढ़ी थी। 1994 से 2006 में प्लेग जैसी बीमारियां फिर आई, पर ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया। ठीक है, तो कह सकते हैं 2006 के बाद भी बहुत सारी महामारी आई, या आप एक कोरोना बीमारी भी देख सकते हो, महामारी आई थी, लेकिन उस टाइम भी उस लेवल की जो है जनसंख्या में कमी नहीं देखने को मिली, क्योंकि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर थी। धीरे धीरे क्या हुआ, उसको कंट्रोल में कर लिया गया, तो उस पैमाने पर मृत्यु नहीं हुई जैसा हमने देखा था कि इस इन्फ्लुएंजा के काल में हमने देखा था कितने लोग मारे गए थे, लगभग 1.25 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो कोरोना महामारी में भी मृत्यु तो हुई थी लेकिन उतनी नहीं बढ़ी, क्योंकि हमारे पास अच्छी, हाँ उस लेवल की नहीं कह सकते कि भाई सबको बचा लिया गया, लेकिन फिर भी काफी कंट्रोल कर लिया गया था। ठीक है, इतनी बड़ी जनसंख्या को कंट्रोल कर लेना ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो अगर हम देखें एक मैप में, देखिए प्रति 1000 जनसंख्या में अगर देखें जो है मृत्यु दर, ठीक है ना, जन्म दर और मृत्यु दर कैसे रही है, तो वही है। अगर हम देखते हैं 1990 में देखते हैं, देखिए जन्म दर और मृत्यु दर में जो था
डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ये जो काल था वही 1911 से 1920 का, यही इन्फ्लुएंजा वाला काल था। इस टाइम में आपको देखने को मिलता भाई जन्म दर और मृत्यु दर में जो था वो डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो काल था जितनी जन्म दर थी उतनी मृत्यु दर थी, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे हमें देखने को मिलता है, देखिए गैप बढ़ रहा है, ठीक है। तो गैप क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ा गैप? ये गैप बढ़ने का मेन कारण यही था भाई कि धीरे धीरे क्या हो गया, हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सुविधाएं आई तो उन्होंने क्या किया, जन्म दर और मृत्यु दर के अंदर जो फासले को जो है वो बढ़ा दिया। यानी जन्म दर जो थी वो तो एक वैसी की वैसी रही, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस आया, लेकिन मृत्यु दर जो थी उसमें काफी कंट्रोल कर लिया गया, ठीक है। अकाल और भूखमरी का प्रभाव, पहले खराब कृषि उत्पादन और वितरण प्रणाली के कारण अकाल पड़ते थे, ठीक है। तो पहले के टाइम में अकाल पड़ते थे, लेकिन जब नई नीतियां आई, नई टेक्नोलॉजी आई, नई चीजें आई, तो उन्होंने क्या किया, जैसे हरित क्रांति हो गई, भंडारण व्यवस्था हो गई, सरकारी योजनाओं से इस स्थिति में सुधार हो गया, ठीक है। तो इससे अकाल वगैरह की जो समस्या थी वो कम हो गई। तो जो लोग अकाल से, कुपोषण और इन सब शिकारों से मर जाते थे, इन सब चीजों की वजह से मर जाते थे, तो उसमें काफी कमी देखने को मिली, ठीक है। और मनरेगा जैसी योजनाओं ने गरीबी को रोजगार और भोजन सुरक्षा दी, ठीक है। तो लोगों के पास जो रोजगार नहीं थे तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी मनरेगा, आपको पता होगा, ठीक है ना, कि 100 दिन की गारंटी रोजगार मिलता है इसके अंदर। अगर रोजगार नहीं मिलता तो गवर्नमेंट क्या देती है, उसके बदले 100 दिन के पैसे देती है, ठीक है। तो इससे भी क्या हुआ, कुछ समस्याएं कम हुई, ठीक है, जिससे जो था देखा जाता है कि लोगों की जो स्थिति थी कुछ हद तक इस स्थिति में, आर्थिक स्थिति में जो है वो सुधार देखने को मिलता है, ठीक है। जन्म दर में गिरावट के कारण, आखिर जन्म दर में गिरावट कम क्यों हुई? तो वही शिक्षा, महिलाएं सशक्तिकरण और पारिवारिक नियोजन ने जन्म दर को घटा दिया। यानी लोग शिक्षित होने लग गए तो चीजों को समझने लग गए, महिलाएं सशक्तिकरण का दौर चला, महिलाओं को सशक्त बनाया गया, उनको समझाया गया, परिवार नियोजन के तरीके बताए गए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो है जन्म दर में जो है वो गिरावट आई। अलग अलग राज्यों में जन्म दर अलग अलग रही है, ठीक है। तो ये भी देखिए एक बड़ा कारण है कि अलग अलग राज्यों में जो है वो जन्म दर के अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? इसका मेन कारण है शिक्षा और स्वास्थ्य, और जनसंख्या भी इसका एक कारण हो सकती है। किसी राज्यों में जनसंख्या ज्यादा है, स्वास्थ्य और शिक्षा की उतनी बुनियादी जो जरूरतें वो पूरी नहीं हो पाई है, तो इसके कारण भी जो है वहां पर जो हम जन्म दर जो है अलग अलग राज्यों में जन्म दर और मृत्यु दर जो है अलग अलग देखने को मिल जाती है। उत्तर भारत में जन्म दर अधिक रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हमने बोला, वहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा है, प्लस में वहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं हो पाई हैं, तो जिनकी वजह से हमें यहाँ पे जन्म दर ज़्यादा देखने को मिलती है। दक्षिण और पूर्वी भारत में जन्म दर कम रही है, 1.7 के आसपास। तो इसका मेन कारण है कि वहाँ पर जो है भाई थोड़ी शिक्षा और स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं, जनसंख्या भी कम है, तो इन वजहों से यहाँ पर जो है आपको जन्म दर में जो थोड़ी कमी भी देखने को मिलती है, ठीक है। भविष्य की संभावनाएं क्या है? तो देखिए 2041 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 0 हो सकती है। तो ऐसा माना जा रहा है भाई कि अगर इसी तरह से अगर हम नियंत्रण रहा, ठीक है, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है वो घटती दर से बढ़ रही है, ठीक है। यानी घटती दर से बढ़ रही है। अगर मान लें कि भाई अगर अभी 17 है तो फिर 16 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक है ना, 14 हो जाएगी। तो ऐसे करते करते एक टाइम आएगा 2041 का, जब भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या हो सकती है, 0% भी हो सकती है, ठीक है। कई राज्यों की जनसंख्या स्थिर हो गई है, तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो जहां पर अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, शिक्षा स्वास्थ्य अच्छा हो गया है, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है जनसंख्या स्थिर है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में जनसंख्या वृद्धि अभी भी तेज बनी रही है, क्योंकि यहाँ पे वही समस्या, जनसंख्या भी ज्यादा है, स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी नहीं है, शिक्षा का भी माहौल उतना अच्छा नहीं है, उतना स्तर अच्छा नहीं है, ठीक है ना, बेसिक सुविधाएं भी वहाँ पे नहीं मिल पाती हैं। तो इन सब कारणों की वजह से भी यहाँ पर जो आपको जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, बिहार हो गया। तो ये राज्य दिए हुए कहाँ पे कैसी जनसंख्या है, ठीक है। और अगर हम अनुमान लगाते हैं, अगर हम देखते हैं कि भाई 2041 तक, ठीक है, 2041 तक कौन से हिस्से में जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, तो वही क्षेत्र है। देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार की जनसंख्या लगभग 28% रहेगी, ठीक है। और अन्य 10% हो गए, महाराष्ट्र और गुजरात में 13%, ठीक है। तो ये वही बता रहे कि भाई 2041 तक जो है वो भी जनसंख्या जो है किस क्षेत्र में कितनी बढ़ने वाली है, ठीक है। चलिए भारतीय जनसंख्या की आयु, अब भारतीय जनसंख्या आयु संरचना के बारे में समझते हैं कि भारत में जो जनसंख्या की आयु कौन सी कितने प्रतिशत है। तो भारत की जनसंख्या युवा है। अगर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या आपको युवा देखने को मिलेगी, यानी यहाँ युवा लोगों की संख्या सबसे अधिक है।
अन्य देशों की तुलना में भारत में कम उम्र के लोगों का अनुपात अधिक है, जो इसे एक लोक सांख्यिकीय प्रदान करता है। यानी भारत की जो युवा जनसंख्या है वो क्या कर सकती है, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव ले आ सकती है। क्यों? क्योंकि एक देश की जो युवा होती है उस देश की अर्थव्यवस्था की क्या होती है, वो रीढ़ होती है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, उस युवा जो होते हैं वो कार्यशील होते हैं, और जो युवा कार्यशील है तो वो क्या करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे। और अगर देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, ठीक है, तो उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि भाई देश जो हो वो ज्यादा विकास करेगा। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए भी क्या चाहिए, उसके लिए भी लोगों को रोजगार तो चाहिए ही ना। लेकिन अगर युवा हमारे पास जनसंख्या है और उनके पास रोजगार नहीं है, तो भी उस युवा जनसंख्या का क्या फायदा है। ठीक है, तो वो युवा जनसंख्या क्या करेगी, वो युवा जनसंख्या ड्रीम 11 पे टीम बनाएगी या रील्स बनाएगी। ठीक है, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। तो ये भी एक हमारे यहाँ युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है। तो विभिन्न आयु वर्गों में जनसंख्या वितरण, तो विभिन्न आयु वर्गों में जनसंख्या का वितरण देखते हैं। 0 से 14 वर्ष बाल आयु वर्ग है। ठीक है, हमने देखा ही था, इसे बाल आयु वर्ग कहा जाता है और ये निर्भर जनसंख्या होती है। ठीक है, 1971 में यह 42% था, लेकिन 2011 में घटकर कितना हो गया, ये 29% हो गया है। ठीक है, तो देखें हम धीरे धीरे क्या हो रहा है, बाल आयु वर्ग जो है वो घट रहा है। 2026 तक यह 11% पर आ सकता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या हुआ है, जन्म दर घटी है, तो जन्म दर घटने के कारण जो है हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जो 0 से 14 वर्ष की जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, वो कम होती दिखाई दे रही है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि 1961 में देखें तो 0 से 14 41% होते थे। ठीक है, 41% होते थे। वही 1971 में 42 थे, 81 में देखें तो 40% थे। आज हम देखते हैं, अगर 2026 का अगर हम डेटा ले लें, बात करें, तो लगभग 23% रह जाएगा। ठीक है, यानी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ जो जो 0 से 14 वर्ष की जो जनसंख्या है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, वहीं 15 से 59 अगर आयु वर्ष देखें, 15 से 59, जिन्हें हम, ये तो हमारी निर्भर जनसंख्या होती है ना। ठीक है, और ये हमारी कार्यशील है। ठीक है ना, तो कार्यशील अगर जनसंख्या देखें, देखिए पहले 53% थी। ठीक है ना, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ी है। ठीक है, तो इसमें क्या हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठीक है, 60 वर्ष से अगर देखें तो 6%, 5%। ठीक है, तो ये भी क्या हो रही है, धीरे धीरे हमें बढ़ती दिखाई दे रही है। यानी हमारा अगर देखा जाए तो ये जो अनुपात है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, और ये दोनों जो है थोड़े थोड़े क्या होते हैं, बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यानी देखिए हमारे यहाँ दिख रहा है सबको कि भाई कार्यशील जो जनसंख्या है वो हमारे देश में आज भी ज्यादा है। ठीक है, 15 से 59 वर्ष यानी इसे हम कार्यशील आयु वर्ग कहते हैं। तो 1971 में ये 53% था, जो 2011 में हमने देखा 63% हो गया। यह वृद्धि दर का मतलब है कि भारत में कामकाजी उम्र की आबादी अधिक हो रही है। ठीक है, यानी हमारे यहाँ पर जो है कामकाजी लोग जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सेम वही डेटा है। 16+ वर्ष वृद्ध आयु वर्ग होता है। तो भारत के अंदर देखें 2011 में 7% था, 2026 तक ये 12% हो गया, और इससे बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की जरूरत बढ़ेगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो है कि ये जो प्रतिशत है वो थोड़ा कम है। ठीक है, और मेन चीज ये भी है कि भाई इनकी स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो इनकी जनसंख्या हमें कम ही देखने को मिलती है, 7% है, उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 7% भी तो है ही। ठीक है, तो सेम डेटा है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है आयु समूह पिरामिड 1961, 1981, 2001 और 2026 का अध्ययन करेंगे। आयु पिरामिड क्या होता है? आयु पिरामिड से हम समझते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं कि एक देश की जो जनसंख्या है वो कितनी निर्भर है, कितनी कार्यशील है। ठीक है, तो अगर हम 1961 का देखते हैं, ठीक है, 1961 का डेटा पहले देखते हैं। अगर 1961 के डेटा की बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भाई 0 से 4, यानी ये जो हमारी है ना, ये निर्भर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे निर्भर जनसंख्या जो है अगर देखें तो 14% यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, 0 से 4, यानी अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो ये अगर युवा जो हमारा वर्ग है वो क्या है, वो निर्भर है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखते हैं ये वाला, ठीक है, ये जो क्षेत्र है वो निर्भर है। लेकिन आज भी अगर हम देखते हैं तो ये अगर देखते हैं तो ये देखिए कम था, ये भी कम था। ठीक है, ये हमारा ज्यादा दिखता था। ठीक है, और ये भी घटता और बढ़ता दिखाई दे रहा है। ठीक है, उम्र के साथ घटता बढ़ता दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी स्थिरता नहीं है। यानी अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो है वो कार्यशील जनसंख्या जो है 1961 में स्थिर नहीं थी, यानी कार्यशील जनसंख्या ज्यादा नहीं थी। जन्म दर हमारे यहाँ ज्यादा थी, इसलिए हम देखते हैं बच्चों की जनसंख्या ज्यादा थी। ठीक है, अगर स्त्री और पुरुष दोनों का हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, स्त्री और पुरुष का,
तो दोनों में जो जनसंख्या हमें देखने को मिलता है भाई, जन्म दर उस टाइम ज्यादा थी, और कार्यशील जनसंख्या जो थी वो भी अगर हम देखें तो कार्यशील जनसंख्या में भी हमें क्या देखने को मिलता है, एक बड़ा गैप देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है निर्भर जनसंख्या ज्यादा, ठीक है। तो ये क्या होती है, समय के साथ क्या होती है, घटती जा रही है। क्यों घटती जा रही है, क्योंकि वही चीज है कि उस समय जो था उतनी स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, या ये कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर ज्यादा थी, तो ये जनसंख्या जब आगे जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये क्या होती है, वो घटनी शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमने देखा था भाई, अगर मृत्यु दर अगर धीरे धीरे बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो लोग मरते जाएंगे तो यहाँ पे जनसंख्या दर क्या होगी, यहाँ पर जो कार्यशील जनसंख्या दर होगी वो भी क्या होगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। सेम ऐसे ही हम देखते हैं 1981 में भी सेम हमें ये देखने को मिलता है, धीरे धीरे जो है ये जनसंख्या जो है हमें देखने को मिलती है 14 वाली, ठीक है। और 2001 में धीरे धीरे परिवर्तन देखने को मिलता है, यहाँ पे जो हमारी कार्यशील जनसंख्या है वो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा, वो क्या होती है, वो बढ़ती दिखाई देती है, ठीक है। 2026 की बात करते हैं तो 2026 का एक अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 14 से लेके जो 59 वर्ष तक है, ठीक है ना, 59, यानी कार्यशील जनसंख्या का एक अच्छा प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा स्त्री और, ठीक है। तो इस तरह से, और ये जो जनसंख्या, ये जो वर्ग दिखाई दे रहा है, यानी जहां पर आपकी कार्यशील जनसंख्या आपको ज्यादा दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है कि उस देश की जो स्थिति है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, काफी सुधर रही है, ठीक है। क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं, कुछ राज्यों में बाल आयु वर्ग की संख्या अधिक है जबकि अन्य में बुजुर्गों की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। उत्तर भारत में युवा आबादी अधिक है जबकि दक्षिण भारत में वृद्ध जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ क्षेत्रीय विभिन्नताएं, यानी कुछ क्षेत्र में जो है आपको देखने को मिलेगा कार्यशील जनसंख्या ज्यादा है, कुछ क्षेत्र में देखने को मिलेगा भाई कि क्या नाम है, बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। तो ये ज्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तर जो भारत के इलाके हैं वहां पर बुजुर्गों की और जो बच्चों की संख्या आपको ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। वहीं अगर हम दक्षिण भारत में देखते हैं तो वहां पर जो है वृद्ध की जनसंख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और युवा आबादी जो है वहां पर अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे केरल का अगर देखें तो देखिए यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे कार्यशील जनसंख्या आपको ज़्यादा दिखाई देगी, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बच्चों की जनसंख्या जो कम दिखाई देगी, और वृद्धों की जनसंख्या भी देखिए थोड़ी, ठीक है, कम है लेकिन ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि केरल जो है वो एक अच्छा आर्थिक और सामाजिक जो है वो अपना विकास कर रहा है, ठीक है। तो आयु संरचना के मामले में विकसित देशों की स्थिति को प्राप्त करने लगा है, ठीक है। तो ये जो होती है किसकी होती है, ये विकसित देशों की ऐसी आयु पिरामिड देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं उत्तर प्रदेश की देखते हैं तो देखिए ये वही आ रहा है ना आपका 1960 61 80 वाले दशक की बात दिखाई देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप वृद्धों की जनसंख्या और यहाँ पर ये जो है, ठीक है। तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी हमें कमजोर दिखाई देती है, यानी छोटे आयु समूहों में जनसंख्या का अनुपात काफी अधिक देखने को मिलता है और वृद्धा का अनुपात अपेक्षाकृत कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो है कुछ मेजर डिफरेंस है। अब देखते हैं आयु संरचना में बदलाव के प्रभाव क्या होते हैं। जब आयु संरचना में बदलाव आता है तो क्या देखने को मिलता है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बढ़ेगी, यानी अगर आयु संरचना में बदलाव आएगा तो देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी जैसे जैसे जो होगा बच्चों की जनसंख्या जिस क्षेत्र में ज़्यादा होगी तो वहाँ पे शिक्षा का ज़्यादा स्तर देखने को मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग जो होगी वहाँ बढ़ने लग जाएगी। रोजगार के अवसर और कार्यबल की स्थिति प्रभावित होगी, ठीक है। अगर आयु संरचना में बदलाव होता है, यानी मान लीजिए किसी क्षेत्र में पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा है तो ठीक है वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन निर्भरता अगर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरत ज़्यादा होगी, ठीक है। बुजुर्गों की अगर जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है किसी क्षेत्र में तो बुजुर्गों की देखभाल के लिए सामाजिक योजनाएं आवश्यक होंगी। तो आयु संरचना में बदलाव से आयु संरचना से हमें ये भी पता लगता है भाई कि किस क्षेत्र में किस चीज़ की ज़्यादा जरूरत है, तो उसके हिसाब से काम किया जाता है। भविष्य की संभावनाएं क्या हैं, तो देखिए भारत के युवा कार्यबल का सही उपयोग किया जाए तो वह आर्थिक विकास को तेज कर सकता है। तो जैसे देखा हमने भाई हमारे यहाँ जो युवा जनसंख्या ज़्यादा है, अगर उनको ढंग से प्रोत्साहन और काम दिया जाए तो वो हमारे देश की आर्थिक स्थिति को काफ़ी सुदृढ़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य नीतियों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक है भारत में गिरता हुआ स्त्री पुरुष अनुपात, ठीक है। तो देश में सबसे बड़ी समस्या ये है, आज भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर हमें स्त्रियों के पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या काफी कम देखने को मिलती है। तो स्त्री पुरुष अनुपात क्या होता है, यह बताता है कि किसी देश या क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक है जो महिलाओं की स्थिति, सुरक्षा और अधिकारों की झलक देता है, ठीक है। तो ये बताता है कि भाई अगर किसी क्षेत्र में महिला पुरुष की स्थिति बराबर है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे वहाँ की जो जनसंख्या है वो महिलाओं के लिए एक अच्छी स्थिति प्रदान करती है, ठीक है। वहाँ पे महिलाओं का आदर है, ठीक है। वहाँ पे महिलाएं जो है सुरक्षित महसूस करती हैं, वहाँ महिलाओं को उनके अधिकार दिए जा रहे हैं।
भारत में स्त्री पुरुष अनुपात का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, अगर देखिए भारत में जो है स्त्री और पुरुष में जो अनुपात में जो कमी जो है वो एक ऐतिहासिक विषय है, क्योंकि बहुत पहले से ही जो स्त्रियों को जो है वो सही नहीं माना जाता था कि भाई कि अगर किसी घर में ज़्यादा स्त्रियां हैं तो वो क्या करती हैं, बोझ बन जाती है। तो ऐसी मानसिकता जो है प्राचीन काल से ही रही है। तो 1901 में प्रति 1000 पुरुषों पर 1972 महिलाएं थी, ठीक है, 1901 की बात करते हैं। और उसके बाद 1961 में देखें यह घटकर क्या हो गया, 1941 हो गया है। और उसके बाद ये 2001 में अगर देखते हैं तो 927 तक गिर गया है, जो सबसे कम था। यानी 2001 में स्थिति हमें और ज्यादा खराब देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम 1901 की बात करते हैं तो 972 स्त्रियां थी, ठीक है। 61 में 941 कम हुई, लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता और भी कम हुई, ठीक है। लेकिन हाँ 2011 में हल्की वृद्धि हुई है और ये 943 तक हो गया है, ठीक है। तो इसका मेन कारण ये भी है कि सरकार ने बहुत सारी नीतियां बनाई हैं, उन नीतियों के चलते भी महिला सशक्तिकरण बढ़ा है, जिससे महिलाओं की स्थिति में थोड़ा सुधार आया है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, ठीक है, ये रहा। अगर पिछले कुछ दशक में तुलना करें तो देखिए 1901 में 972 थी, 11 में 964, ठीक है, और आज अगर बात करते हैं तो 943 है, ठीक है। तो देख रहे हैं धीरे धीरे गिरता रहा है, लेकिन फिर उसके बाद अब देखने को मिल रहा है कि ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये सारे माइनस में जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हल्का प्लस में था, और फिर यहाँ पे अब देखते हैं हम प्लस, यानी महिलाओं की जो पिछले दशक की कुछ तुलना में कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है महिलाओं के अंदर, ठीक है। ऐसे बाल स्त्री पुरुष में देखते हैं तो इसमें भी हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो पिछले दशक की तुलना में देखें तो अंतर अगर हम देखें तो देखिए माइनस में जा रहा है, ठीक है, ये भी माइनस में जा रहा है, यानी स्थिति जो है देखने को मिलती है हमारे यहाँ 0606 वर्ष में बाल स्त्री पुरुष अनुपात की तो थोड़ी हमें कम देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे कम हो रही है ना, ठीक है, तो कम होती दिखाई दे रही है, ठीक है। यानी आज भी जो है भेदभाव हमें थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। बाल लिंग अनुपात में गिरावट के क्या कारण है, जैसा हमने देखा भाई कि बाल लिंग अनुपात अभी भी गिर रहा है, ठीक है। तो इसका मेन कारण क्या होता है, तो देखिए 1961 में बात करते हैं 0 से 6 आयु वर्ग में स्त्री पुरुष अनुपात 976 था, ठीक है। यानी अगर जो बच्चियां पैदा हो रही थी, जो लड़कियां पैदा हो रही थी वो 976 थी, लेकिन ये देखते हैं 2011 में घटकर 927 हो गया है। और ये देखिए 2011 में और कम होकर 914 हो गया है, ठीक है। यानी अभी भी लोगों की मानसिकताओं में जो कमी आ रही है, और उस कमी के कारण हम देख रहे हैं कि भाई जो स्त्री पुरुष अनुपात है बच्चियों का, ठीक है, वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। तो स्थिति क्या हो रही है, समय दर समय और ज्यादा बेकार हो रही है, ठीक है। तो सेम वही डेटा हम देख सकते हैं, ये देखिए कैसे किस तरह से महिलाओं जो स्त्री बाल पुरुष अनुपात है, ठीक है, तुलना में अगर बाल स्त्री पुरुष अनुपात देखते हैं तो कैसे कम होता जा रहा है। स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट के कारण क्या है, देखिए भारत में महिलाओं की संख्या में गिरावट सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से जुड़ी हुई है। तो ये हमारे यहाँ जो है पहले से सारी चीजें चली आ रही हैं कि भाई सामाजिक कुछ कारण है, कुछ आर्थिक कारण है, जिनकी वजह से हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि ये चीजें देखने को मिलती हैं। मुख्य कारण क्या है, कन्या भ्रूण हत्या और लिंग चयनात्मक गर्भपात। तो आपको पता है भाई कि जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई तो इससे क्या हुआ, लिंग को पता करना बड़ा आसान हो गया, ठीक है। तो आधुनिक तकनीकों ने क्या किया भाई, इसका दुरुपयोग किया गया और गर्भ में ही कन्याओं को समाप्त कर दिया गया, तो जिससे इनकी जो संख्या थी वो कम होने लग गई। लड़कियों की उच्च मृत्यु दर है, कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और बालिका के साथ भेदभाव, ये भी कारण है जिसकी वजह से उच्च मृत्यु दर देखने को मिलती है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण की बात करें तो लड़कों को ज्यादा महत्व देना, दहेज प्रथा का डर कि भाई अगर लड़की पैदा हो गई तो उसके दहेज में खर्चा करना पड़ेगा, लड़कियों को आर्थिक बोझ समझना। तो ये सारी चीजें जो है मानसिकता जो है, इस कारण से भी जो स्त्रियों का जो है बच्चियों का जो है अनुपात जो हमें कम जो जन्म मृत्यु दर है वो ज्यादा देखने को मिलती है। क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, भारत में अलग अलग राज्यों में स्त्री पुरुष अनुपात में स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। अगर उत्तर भारत में देखें तो अल्प अनुपात है, जैसे पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, यहाँ लड़कों को प्राथमिकता ज्यादा दी जाती है और भ्रूण हत्या और भेदभाव के मामले अधिक हैं, ठीक है। तो मानसिकता का वही असर है कि भाई लोगों की मानसिकता पुरानी है, लोग शिक्षित नहीं है, चीजों को समझते नहीं है, जिनके कारण यहाँ पर हमें जो स्त्री जो बच्चियां होती हैं उनका जो अल्प अनुपात देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो बच्चियां होती हैं उनके साथ भेदभाव भी होता है और काफी कम लिंग अनुपात देखने को मिलता है, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ठीक है, सबसे उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है ना, ये बिहार देखो 928 है, ठीक है, और ये क्षेत्र देखें 951। कुछ क्षेत्र जो है वो हमें अच्छे दिखाई देते हैं, ये देखें ना, ये क्षेत्र जो है यहाँ पर अच्छा लिंग अनुपात दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है, महिलाओं का, बच्चियों का, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम देखें तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल कम 875, यानी यहाँ पर तो स्थिति आपको बहुत ही ज़्यादा खराब दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं
जन्म के बाद इनकी मृत्यु दर जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्षेत्र जो है अभी भी यहाँ पे जो महिला जो स्त्री बच्चियां हैं उनकी स्थिति जो है वो बहुत कमजोर दिखाई देती है। दक्षिण भारत में बेहतर अनुपात है। ठीक है, केरल तमिलनाडु, यहाँ महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ज़्यादा अवसर मिलते हैं। तो सामाजिक जागरूकता बेहतर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सामाजिक जागरूकता जो है वो अच्छी दिखाई देती है। ठीक है, तो देख सकते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर आपको 951 से अधिक है तो यहाँ पर अच्छे हैं। सरकार के प्रयास और कानून, तो सरकार ने इसके लिए क्या किया, तो भारत सरकार ने स्त्री पुरुष अनुपात सुधारने और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कई कानूनी और सामाजिक कदम उठाए हैं। जैसे पीएनडीटी अधिनियम 1994 पास किया गया, जिसके तहत ये कहा गया कि भाई कन्या भ्रूण हत्या रोकना, गर्भ में लिंग जांच कराने पर कानूनी प्रतिबंध, यानी अगर किसी ने भी भाई भ्रूण हत्या करी या किसी ने भी ये पता लगाने की कोशिश करी गर्भ के अंदर ही कि बच्चे का लिंग क्या है, तो उस पर भारी जुर्माना। ठीक है, अल्ट्रासाउंड और अन्य तकनीकों का दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए कि भाई अगर किसी ने ये सब चीज़ किया तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, जेल होगी, जुर्माना होगा। तो ऐसे सख्त नियम बनाए गए ताकि इन सब चीज़ों को खत्म किया जा सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया 2015 में। इसका मेन उद्देश्य क्या था, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देना था। इस अभियान से जन जागरूकता बढ़ानी और समाज में बालिकाओं के प्रति सोच बदलने की कोशिश करी गई थी। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा अभियान था ये, जिससे बेटियों को क्या करना था, सशक्त बनाना था, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाना था। भविष्य की संभावनाएं क्या हैं, तो देखिए लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण किया जाए। यदि बालिकाओं को समान अवसर, अच्छी शिक्षा और पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं मिले तो स्त्री पुरुष अनुपात में सुधार संभव हो सकता है। ठीक है, अगर महिलाओं को ये सब चीजें दी जाएंगी तो वो क्या करेंगी, अपनी स्थिति को अच्छा बना सकती हैं। महिलाएं सशक्तिकरण से समाज में लड़कियों की इज्जत और सुरक्षा बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर महिलाएं भी शिक्षित हो जाएंगी, पढ़ी लिखी हो जाएंगी, उनको भी समाज में वो दर्जा मिलने लग जाएगा, तो क्या होगा, उनकी स्थिति अपने आप क्या हो जाएगी, वो अच्छी हो जाएगी। जागरूकता और कानूनों को प्रभावी क्रियान्वयन, यानी जो कानून बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। केवल कानून बनाना काफी नहीं है, उनका सख्ती से पालन और जनता में जागरूकता भी जरूरी है। शिक्षा, मीडिया, स्कूलों और पंचायतों के जरिए समाज को जागरूक किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर लोगों को जागरूक किया जाता है, इनको भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, तभी क्या किया जा सकता है, इन सब चीजों को कम किया जा सकता है। साक्षरता, देश के अंदर अगर साक्षरता की बात की जाए तो साक्षरता का मतलब क्या है, देखो पढ़ने लिखने और समझने की क्षमता या किसी भी व्यक्ति को शिक्षित बनाने की पहली सीढ़ी पर खड़ा करती है। अगर व्यक्ति क्या हो, पढ़ना लिखना और समझना सीख जाए, सही गलत का फर्क समझ जाए, क्या उसको करना सही है, क्या करना गलत है, ये अगर उसको आ जाए तो वो क्या हो सकता है, वो अपने आप क्या कर सकता है, अपने आप को सफल कर सकता है, यानी सफलता की सीढ़ी वो अपने आप को बना सकता है। तो शिक्षा क्या होती है, एक सफलता की सीढ़ी होती है। तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो साक्षरता का महत्व क्या है, ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की नींव है। यानी मनुष्य को अगर आर्थिक रूप से सक्षम बनना है, शिक्षा जरूरी है। सामाजिक तौर पर अगर अच्छा बनना है तो शिक्षा जरूरी है। सांस्कृतिक विकास करना है तो ये सब करने के लिए शिक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। साक्षर व्यक्ति सिर्फ पढ़ता लिखता नहीं है, बल्कि वह समाज, परिवार और देश के विकास में भी योगदान देता है, क्योंकि एक समृद्ध, एक पढ़ा लिखा इंसान जो है वो बहुत सारे विकल्पों को खोजता है। ठीक है ना, बहुत सारी चीजों के बारे में सोचता है, तो वो अपना भी विकास करेगा, देश का भी विकास करेगा और समाज का भी विकास करेगा। क्यों, क्योंकि उसकी सोचने और समझने की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है शिक्षा के कारण। वह स्वास्थ्य, रोजगार और नागरिक जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझ सकता है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है भाई, वो समझ सकता है कि स्वास्थ्य का क्या महत्व है, रोजगार का क्या है। ठीक है, एक नागरिक की एक समाज के अंदर जिम्मेदारियां क्या होती हैं, तो ये साक्षर व्यक्ति ही समझ सकता है। भारत में साक्षरता दर की स्थिति, तो देखिए 1901 से 2001 में इस दौरान साक्षरता दर सिर्फ 16.3% बढ़ी थी। ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम उतना शिक्षा पे ध्यान भी नहीं दिया जाता था और शैक्षिक केंद्र भी उतने अच्छे नहीं थे, स्कूल वगैरह की वो सुविधाएं नहीं होती थी, ना कोई जागरूकता थी। 2001 से 2011 में साक्षरता दर में 10.4 की वृद्धि हुई है। पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं की तुलना में अधिक रही है। देखिए शुरू में महिलाओं को स्कूल वगैरह नहीं जाने दिया था, उनकी शिक्षा पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था, तो उनकी सामाजिक स्थिति जो थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो शिक्षा उन्होंने उतनी अच्छी प्राप्त नहीं करी, या उनको शिक्षित बनने नहीं दिया गया या स्कूल नहीं भेजा गया। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे इन सब चीज़ों में सुधार हो रहा है। ठीक है, महिलाओं का भी जो है वो साक्षरता दर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, अगर देखें तो देखिए आप, अगर हम 1951 की बात करते हैं, व्यक्ति
18.3, पुरुष जो थे 27.2 और स्त्रियां केवल 8.9 यानी 8.9% स्त्रियां शिक्षित हुआ करती थी। और देखो बीच में अंतर कितना था, 18.3% का। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया है वैसे वैसे अगर पुरुषों की जो है साक्षरता दर बढ़ी है तो महिलाओं की भी साक्षरता दर हमें क्या देखने को मिलती है, बढ़ रही है। ठीक है, और अंतर जहां पहले देखिए ज्यादा हुआ करता था वो अंतर भी धीरे धीरे कम हुआ है। ठीक है, लेकिन अंतर कम हुआ है लेकिन फिर भी अभी भी महिलाओं की जो साक्षरता स्थिति उतनी अच्छी नहीं है पुरुषों के मुकाबले। ठीक है, और खासकर ये आपको देखने को मिलेगा ग्रामीण इलाकों में। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में एक तो स्वास्थ्य का शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है और ऊपर से बहुत सारे जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण है जिनकी वजह से महिलाओं को स्कूल भी नहीं भेजा जाता। ठीक है, तो ये सब कारण है। लैंगिक असमानता क्या होती है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर कम है, आपको पता ही है। लड़कियों की शिक्षा में भेदभाव, आर्थिक स्थिति और सामाजिक कारण इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। हालांकि सरकार की योजनाओं और जागरूक अभियानों से महिलाएं साक्षरता दर में सुधार हो रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे नियम बनाए हैं। ठीक है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे ऐसे बहुत सारे जो है नीतियां हैं। ठीक है ना, और एक सुकन्या समृद्धि योजना टाइप की योजना बनाई जाती हैं। ठीक है ना, और लाडली योजना, इन सब योजनाओं के तहत गवर्नमेंट चाहती है कि महिलाओं को भी सशक्त किया जाए। ठीक है, उनको भी शिक्षा में उनके स्तर को सुधारा जाए। तो इससे जो है बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और धीरे धीरे जो लड़कियां हैं वो भी स्कूल जा रही हैं और महिला साक्षरता दर भी धीरे धीरे क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। सामाजिक समूहों में साक्षरता दर में अंतर अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST समुदाय में साक्षरता दर अन्य समूहों की तुलना में कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में साक्षरता दर कम देखने को मिलती है। तो देखिए पहले क्या था भाई, जो कहा जाता है कि जो अनुसूचित जाति होती थी यानी और जो अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST होते थे, तो वह उस समय क्या होता था, वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था के अंदर जो था जो इन्हें कहा जाता था कि भाई जो शेड्यूल कास्ट है या कह सकते हैं शेड्यूल ट्राइब है यानी अनुसूचित जनजाति है, तो इनको शिक्षा के वो अवसर नहीं दिए जाते थे। ठीक है ना, तो ये क्या थे, अपने काम के आधार पर इनको शिक्षा में वो स्थान नहीं दिया गया था, ये लोग शिक्षित नहीं हो पाते थे। तो इसलिए इनकी शिक्षा जो साक्षरता दर थी वो काफ़ी कम थी, क्योंकि काम के आधार पर वर्गों का विभाजन था और वहाँ पर शिक्षा का इनके लिए कोई महत्व नहीं था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद इनके शिक्षा स्तर को सुधारा गया, बहुत सारे आरक्षण की सुविधाएं दी गई, बहुत जगह बहुत सारी नीतियां बनाई गई जिनके तहत इनका जो है साक्षरता स्तर भी है वो धीरे धीरे अब बढ़ा है। ठीक है, और अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जाता है भाई वो साक्षरता दर नहीं होता, क्योंकि अच्छे स्कूल कॉलेज, ठीक है ना, उच्च जो शिक्षाएं हैं वो लोग प्राप्त नहीं कर पाते, तो वहाँ हमें कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं। जबकि शहरी क्षेत्रों में ये सारी सुविधाएं, तो यहाँ पे आपको साक्षरता दर ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, सरकार के प्रयास और शिक्षक योजनाएं, तो सर्व शिक्षा अभियान गवर्नमेंट ने चलाया था ताकि सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जा सके। दूसरा जो था वो मिड डे मील योजना थी, गरीब बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था कि भाई जो भी बच्चे हैं गरीब हैं जिनको पोषण की कमी है तो स्कूल में पोषण मिल सके, इसके लिए मिड डे मील योजना चालू करेगी ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी, तो इससे गवर्नमेंट ने साक्षरता के दर को बढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक है, जिससे लोग शिक्षित हो सकें। भविष्य की संभावनाएं क्या हैं, तो देखिए साक्षरता दर बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके लिए लगातार प्रयास करने जरूरी है। सरकार, समाज और निजी संस्थाओं को मिलकर शिक्षा के क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना होगा। ठीक है, यानी प्राइवेट के साथ साथ जो गवर्नमेंट के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी शिक्षा में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, जिससे शिक्षा के स्तर को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। प्रत्येक नागरिक तक शिक्षा पहुंचना मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, तो हर व्यक्ति जो है वो शिक्षित हो ताकि वो अपने अच्छे बुरे और अपने विकास की जो भी चीज़ें हैं वो समझ सके। महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना, लड़कियों को स्कूल भेजना, उन्हें माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला सशक्तिकरण सबसे मजबूत रास्ता शिक्षा ही है। अगर महिला को सशक्त करना है तो शिक्षित करना जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आज के समय में सिर्फ पढ़ना लिखना काफ़ी नहीं है, डिजिटल ज्ञान यानी मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट भी जरूरी है। ठीक है, तो ये भी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सुविधाएं देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आधुनिक विश्व है और आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करना भी आना चाहिए। डिजिटल लर्निंग से ग्रामीण और दूर संचार के लोगों तक शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, अगर अगर शिक्षित लोग नहीं हो पा रहे हैं तो डिजिटल लर्निंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ से जो दूर रह रहे लोग, दूर क्षेत्र में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, और उन लोगों तक अगर वो
उन लोगों की पहुंच वहां तक नहीं है। तो डिजिटल लर्निंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, गांव और छोटे क्षेत्रों में भी इसको पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण और दूर स्तर के लिए डिजिटल लर्निंग जो है वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, ताकि उनको और अच्छे से शिक्षित किया जा सके। क्योंकि सिर्फ किताबी पढ़ाई से ही जो है वो रोजगार नहीं मिलता, कुछ जो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको समझना जो है वो बहुत जरूरी है। व्यावसायिक परीक्षण बहुत जरूरी होता है। केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि कौशल विकास भी जरूरी है। युवाओं को रोजगार उन्मुख शिक्षा देकर उन्हें स्वावलंबी बनाया जा सकता है। यानी सिर्फ शिक्षा ही काफी नहीं होगी, उनको ऐसी चीजें सिखाई जाए, स्किल सिखाई जाए जिसका वो इस्तेमाल करके क्या कर सके, अपना खुद का रोजगार क्रिएट कर सके, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं देखते हैं कि ग्रामीण और नगर में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो भारत में अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, लेकिन शहरीकरण धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात अगर देखें तो 2001 की जनगणना के अनुसार 72% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। यानी आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि है। तो लोग गाँव में ही रहते हैं और वहाँ पर कृषि करते हैं। ग्रामीण लोगों की संख्या ज़्यादा है। 28% लोग जो हैं वो शहर में रहते हैं। ठीक है, अगर हम देखें डेटा ये हमें दिख रहा है, अगर 1901 में देखें तो 213 लोग थे। ठीक है, 26% की नगरीय जनसंख्या थी। 89% जो थे वो ग्रामीण थे और 10% नगरीय थे। ठीक है, लेकिन ये ट्रेंड धीरे धीरे बदला है। अगर हम 2011 की तुलना करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो 833, ठीक है, और वहीं अगर नगरीय क्षेत्रों में देखेंगे 377 है। और वहीं जो ग्रामीण जनसंख्या देखिए पहले 68% थी और अब देखते हैं तो नगरीय में कितनी बड़ी 30 है। ठीक है, यानी अगर देखें तो नगरीय जनसंख्या जो है वो क्या हुई है, धीरे धीरे बढ़ी है। ठीक है ना, और वहीं अगर ग्रामीण जनसंख्या देखें तो क्या हो रही है, वो धीरे धीरे घट रही है। ठीक है, तो मेन कारण क्या है कि यहाँ पर व्यवसाय लोगों को मिल जाता है, नौकरी वगैरह मिल जाती है, तो इसलिए लोग यहाँ पर ज्यादा आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ की जनसंख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या घटकर 68% रह गई है। वहीं शहरी जनसंख्या बढ़कर 31.2% हो गई है। ठीक है, यानी लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ग्रामीण से शहरों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आज भी ग्रामीण जनसंख्या जो है वो ज्यादा ही देखने को मिलती है। हाँ, स्तर बढ़ रहा है इनका। क्या इसका मतलब क्या है, लोग गांव से शहरों की ओर जा रहे हैं बेहतर जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की तलाश में। ठीक है, तो लोग शहरों में क्यों जाते हैं, तो देखो शहरों में बेसिक सुविधाएं बहुत अच्छी मिलती हैं। ठीक है, जैसे जीवन हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तो लोग इसलिए यहाँ पर जाते हैं ताकि वो अपना आर्थिक और सामाजिक विकास अच्छे से कर सकें। इससे शहरीकरण बढ़ रहा है और शहरों पर दबाव भी बढ़ रहा है, जैसे आवास, ट्रैफिक, प्रदूषण। ठीक है, लेकिन इसका जो है एक असर भी देखने को मिलता है भाई, जो ग्रामीण से शहर क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि शहरों की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि इतने सारे लोगों को वो सहन कर सके। लेकिन दिन प्रतिदिन शहरों पर बोझ बढ़ता चला जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, जो होता है स्लम वगैरह बनते हैं। ठीक है ना, आवास वगैरह की सुविधा नहीं होती, तो लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर स्लम वगैरह क्रिएट होते हैं, झुग्गी बस्तियाँ होती हैं जहाँ पर बेसिक सुविधाएं नहीं होती हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती हैं। ठीक है, लोग गंदगी में रहते हैं जिससे बीमारियां फैलती हैं, तो ये सारी समस्याएं भी वहाँ पर होती है। ट्रैफिक ज़्यादा होता है। ठीक है ना, प्रदूषण वगैरह की समस्या है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होती है, कूड़ा कचरा भी ज़्यादा होता है और उसको बाहर निकालने का कोई साधन नहीं होता, तो धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पे जो प्रदूषण ज़्यादा फैलता है और बीमारियां और महामारियां भी फैलने लग जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है, सेम वही डेटा है। ठीक है, शहरीकरण के कारण क्या है, तो देखिए भारत में लोग तेजी से गांवों से शहरों की ओर जा रहे हैं। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर अच्छे होते हैं, इसलिए लोग जाते हैं। शहरों में कारखाने हैं, कंपनियां हैं, व्यापार हैं, सेवाओं के क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे रोजगार के अवसर अधिक हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो लोग बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है ना, और अच्छा रोजगार ये सब मिलता है, तो लोग इसलिए शहरों की तरफ पलायन ज्यादा कर जाते हैं। बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा और जीवन शैली, तो शहरों में उपलब्ध होने से अच्छे अस्पताल, उच्च शैक्षणिक संस्थान, सुविधाजनक जीवन शैली है। लोग बेहतर जीवन की तलाश में शहरों की ओर रुख करते हैं। तो ये जो कारण है, जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। गांव पर कृषि पर निर्भरता का घटना, देखो खेती से आमदनी घट रही है और कृषि अब बहुत भरोसेमंद पेशा नहीं रह गया है। ठीक है, मानसून की विफलता हो जाती है, परिवार ज़्यादा बढ़ गया, खेतों की संख्या कम हो गई है, तो इस वजह से कृषि से लोग अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए लोग रोजगार की तलाश में कहाँ जाते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं। मशीनों का उपयोग और भूमि की कमी ग्रामीणों को शहरों की ओर पलायन के लिए मजबूर कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से लोग शहरों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। गांव और शहरों के बीच असमानताएं भी आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है ना, आजीविका, गांव में कृषि मुख्य रोजगार है, जबकि शहरों में औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में अधिक अवसर मिल जाते हैं। ठीक है, आय और जीवन का स्तर भी अच्छा होता है।
शहरों में लोगों की आय अधिक होती है जबकि गाँव में गरीबी अधिक होती है, ठीक है, इसलिए भी लोग पलायन कर जाते हैं। सुविधाओं की बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और मनोरंजन की सुविधाएं शहरों में बहुत बेहतर हैं। वहीं गांव में अभी भी बेसिक चीज यानी सड़कें, बिजली, पानी, इंटरनेट, इनकी समस्याएं जो है आज भी बनी हुई हैं। आवास और बस्तियों की बात करें तो शहरों में झुग्गियां, स्लम बढ़ रही हैं क्योंकि गांव से लोग रोजगार की तलाश में यहाँ आ रहे हैं। जब लोगों को जगह नहीं मिलती तो वो क्या कहाँ रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, ठीक है। तो ये समस्याएं हैं। शहरीकरण से जुड़ी समस्याएं, गांवों से शहरों की ओर पलायन, लोग ज्यादातर कहाँ जा रहे हैं, शहरों की तरफ। शहरों में भीड़ भाड़, ट्रैफिक और महंगाई बढ़ रही है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की संख्या का बढ़ना जिससे सरकार पर बोझ पड़ता है, सफाई की समस्याएं आती हैं, ठीक है ना, और भी ट्रैफिक हो गया, प्रदूषण हो गया, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक उपाय क्या हैं, तो गांव क्या करना चाहिए सरकारों को, गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं सुधारनी होंगी, ठीक है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उद्योग और छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करना होगा। शहरीकरण को नियंत्रित करने के लिए गांव को भी बेहतर सुविधाएं प्रदान करनी होंगी, यानी वो सारी सुविधाएं जो लोगों को कहाँ मिल रही हैं, शहरों में मिल रही हैं, तो वो सारी सुविधाएं भी कहाँ देनी पड़ेंगी, गाँव में देनी पड़ेंगी, तभी लोगों का जो है वो पलायन रुकेगा। भारत की जनसंख्या नीति क्या है, तो देखिए भारत की जनसंख्या नीति को नियंत्रित करने और सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या नीति बनाई गई है। तो भारत की पहली जनसंख्या नीति जो 1952 में आई थी, तो भारत ने 1952 में पहली बार जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीति अपनाई। इस नीति का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि की दर को नियंत्रित करना था कि भाई भारत में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए कार्यक्रम बनाया जाए, उसको नियंत्रित किया जाए, ठीक है। और इसे स्वास्थ्य और सामाजिक विकास से जोड़ा गया, ठीक है। तो क्या करना भाई, स्वास्थ्य और समाज को अच्छा बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जनसंख्या को नियंत्रण करना पड़ेगा। जनसंख्या नीति के मुख्य लक्ष्य क्या थे, जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना था, ठीक है ना, परिवार नियोजन को बढ़ावा देना था, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को घटाना था, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना था, शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देना था, ठीक है। तो ये जनसंख्या नीति के मुख्य कारण थे। 1975-76 के दौरान परिवार नियोजन अभियान, ठीक है, अभियान, तो देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया था 1975-76 में, जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही थी तो एक वो आपातकाल का टाइम था और उस टाइम गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे अभियान चलाए जो गैर जरूरी थे, ठीक है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने चलाए, एक तरह से वो जनसंख्या नियंत्रण करना चाहती थी, तो जिनको सही से लागू नहीं किया गया उसमें बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिली। हाँ, विचार तो सही था लेकिन करने का तरीका जो था वो गलत था। इस दौरान सरकार ने जबरन नसबंदी अभियान चलाया जिससे जनता में असंतोष फैला, ठीक है, तो ये एक समस्या आई थी उस टाइम। बाद में स्वैच्छिक परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया, ठीक है, तो ये सही चीज थी कि भाई जबरदस्ती कोई भी चीज करना एक लोकतांत्रिक देश में गलत था, ठीक है, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने नीतियों में बदलाव किया, ठीक है, स्वैच्छिक परिवार नियोजन, लोगों को जागरूक करना, शिक्षित करना, ये सारी नीतियां अपनाई जिससे क्या हुआ, हमारे यहाँ जनसंख्या पे धीरे धीरे नियंत्रण देखने को मिला। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, लक्ष्य क्या था, 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना। मुख्य बिंदु क्या थे, 2010 तक कुल प्रजनन दर, टोटल जो फर्टिलिटी रेट है को 2.1 तक लाना, यानी किसी भी तरह हमें क्या करना है, जो हमारी जनसंख्या वृद्धि दर है उसको कम करना। सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, बच्चों और महिलाओं के लिए पोषण और टीकाकरण कार्यक्रम चलाना, शिक्षा को बढ़ावा देना खासकर लड़कियों के लिए, ठीक है। तो ये हमारी जो थी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 थी, उसके तहत ये फैसले लिए गए थे। परिवार नियोजन के साधन क्या है, यानी परिवार नियोजन के लिए गवर्नमेंट ने कौन से साधन की शुरुआत करी थी, और नसबंदी, यानी नसबंदी करके क्या किया जा सकता है कि बच्चों में जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसको रोका जा सकता है, क्योंकि नसबंदी से क्या होगा, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, तो उससे क्या होता है कि जो बच्चे जो पैदा नहीं होंगे और जिससे क्या होगा, जनसंख्या पे नियंत्रण होगा। पुरुषों के लिए वॉसेक्टोमी नसबंदी होती है और महिलाओं के लिए जो होती है वो ट्यूबेटॉमी, ठीक है। तो ये दो नसबंदियां होती हैं स्त्री और पुरुष में होती हैं, जिससे क्या हो सकता है कि जो जन्म दर को जो है वो कंट्रोल में किया जा सकता है। गर्भ निरोधक गोलियां और कॉन्डोम उपलब्ध करवाना, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं कि जो जनसंख्या है उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये कुछ नीतियां थी गवर्नमेंट ने जो अपनाई, जिसका काफी फायदा भी हुआ और हमारे यहाँ जो है जो जनसंख्या दर में जो है थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली है, ठीक है। जनसंख्या नीति की सफलता और चुनौतियां क्या हैं, तो देखिए जनसंख्या वृद्धि दर घटी है लेकिन कुछ राज्यों में ये अभी भी अधिक बनी हुई है, ठीक है। तो कुछ राज्यों में इसका असर हुआ है, कुछ में भी है। वही बात है कि भाई जहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छे से उपलब्ध नहीं है वहाँ सब चीज आज भी देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में परिवार नियोजन को बढ़ाने की अभी खासकर जरूरत है, ठीक है। महिला शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको करके हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर को कंट्रोल में कर सकते हैं, ठीक है।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। प्लस टेलीग्राम चैनल आपके लिए, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।